सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। विश्व हिंद दिवस जो कि 13 मार्च को मनाया जाता है, रविवार 15 मार्च 2026 को राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और RJS पॉजिटिव मीडिया के संयुक्त तत्वावधान में पटना में साधक ओम प्रकाश जी, जो कि RJS युवा टोली के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये बैठक आयोजित की है, को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले उन्हें स्वागत करूंगा 530वें कार्यक्रम में। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार का है, उसकी भारत में सबसे लंबी जन भागीदारी करते हुए 530वें अंक के को ऑर्गेनाइजर साधक ओम प्रकाश जी, कृपया आप तशरीफ ले आएं। साधक ओम प्रकाश जी का RJS PBH परिवार की ओर से स्वागत किया जा रहा है। और अब जो है, मैं आज की जो अतिथि हैं MP सिन्हा जी, जो कि संयोजक हैं आहर पाइन अभियान के, MP सिन्हा जी का स्वागत करते हैं। बैठिए। और आज के सबसे प्रमुख घटना जो है वो ये है कि टीफा 26 में शामिल हुई हैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, जो पूर्व प्रभारी RJS युवा टोली हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप आएं और महिला पार्टिसिपेशन भी हो। पूर्व प्रभारी और वर्तमान प्रभारी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि पलक भी यहाँ पर आएं और एक फोटो सेशन में पलक जो है, काफी इधर आ जाइए। हाँ, पलक जो है, आप मुन्नी कुमारी को टीफा 26 बनने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जी, युवा टोली की संख्या दिन प्रतिदिन, प्लीज बी सीटेड। डॉक्टर मुन्नी कुमारी, आपका स्वागत है। हम लोगों ने ग्रुप में घोषणा की थी कि स्वागत किया जाएगा। वैभव भारद्वाज जो हैं वो भी हम लोगों के बीच में है, और यहाँ का टेक्निकल जो सहयोग है वो वैभव भारद्वाज दे रहे हैं। वैभव भारद्वाज जी, वैभव भारद्वाज जी टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं। प्लीज बैठिए। और हम लोगों के बीच में अर्जुन प्रसाद जी हैं, साहित्यकार, पटना के साहित्यकार हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा उनका स्वागत किया जाए और बैठकों में उपस्थित रहते हैं। अर्जुन प्रसाद जी। थैंक यू। 2-3 दिन और यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे ईशा खान जी, टीफा 26। निशा चतुर्वेदी, ईशा खान जी दूरदर्शन दिल्ली। निशा चतुर्वेदी पूर्व शिक्षिका रही हैं हैदराबाद से। प्रेम प्रभा झा जी जो है वो भी पूर्व शिक्षिका है। राकेश मनचंदा जी हैं, वो साइकोलॉजी में हम लोगों को गाइड करते हैं। स्वामी चरणाश्रित महाराज जी, महामंडलेश्वर जी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हमारे टेक्निकल सहयोग यहाँ पटना में दे रहे हैं वैभव भारद्वाज जी। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी हम लोगों के बीच हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी कीनोट स्पीकर के रूप में है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और मेडिको सोशोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। संतोष झा जी हैं जो
इंदौर से हैं और भी लोग हैं। तो अब कार्यक्रम को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो विश्व नींद दिवस है वो क्यों जरूरी है। आज इस पॉजिटिव मीडिया ने क्यों इसको टॉपिक के रूप में लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज दौड़ती भागती जिंदगी में लोगों को परेशानी हो रही है। तो अब जो है विश्व नींद दिवस है और बहुत ज़्यादा न कहते हुए नींद तो जरूरी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन नींद आए कैसे। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में जब बच्चे भारी बस्ता लेकर स्कूल में जाते हैं तो उनके क्या अनुभव होते हैं। पलक हम लोगों के बीच हैं, वो बताएंगे कि बचपन में किस तरह से जो पढ़ाई है वो कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और उसकी चिंता कितने करते हैं बच्चे। कोचिंग भी करते हैं, ट्यूशन करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, कितना दबाव होता है। उन दबावों के बीच में रात में नींद आती है कि नहीं आती है, तो युवा पीढ़ी के बच्चे जो हैं इस बैठक में शामिल हैं, वो भी बताएंगे। तो अब सबसे पहले जो है साधक ओम प्रकाश जी जो कि को-ऑर्गेनाइजर हैं। ओम शगवम शांति। मेरे आरजेएस युवाओं, आरजेएस हमारा वैश्विक परिवार, समग्र परिवार, बिना एज की विभिन्नता के बावजूद भी सब युवा है। यही हमारा आरजेएस युवा टोली का लक्ष्य रहा है और इसी में हम भाई श्री उदय मन्ना जी के सहयोग से विश्व में शांति और भाईचारा के साथ साथ सकारात्मकता को सक्रिय रूप में, एक्टिव रूप में विश्व के हर परिवार को, हर एक सदस्य को अपने परिवार और युवा रूप में देखने के लिए संकल्पबद्ध ही नहीं है, सक्रिय हैं। मेरे युवा टोली के पटना के सदस्यों इस काम में मेरा सहयोग दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे युवा टोली की सदस्या पलक नींद के बारे में अपना विचार दें। सामने बैठे नहीं, वो पता नहीं चलेगा ना। जी हाँ पलक जी। तो विश्व नींद दिवस पर अभी जस्ट उपस्थित हो रहे हैं साधक ओम प्रकाश जी, और ये फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही हो रहा है। और इसमें दिल्ली से टेक्निकल टीम का सहयोग मिल रहा है और पटना से भी टेक्निकल सहयोग मिल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जो नींद की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे दूर करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। 2 मिनट के लिए जो है साधक ओम प्रकाश जी अभी आपको लाइन पे आएंगे और बताएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि नींद जो है वो आपको कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने में मदद करता है, और वो नींद कैसे आएगी इसी पर विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं। जी आप बताएं। अब साधक ओम प्रकाश जी आप बताएं। वैसे बोलिए, लाइव चल रहा है, आप बताएं। नींद हमारे सकारात्मक जीवन का, सत्य जीवन का, सही जीवन का, अमर जीवन का जो एक लक्ष्य है उसके 3 आधार हैं, 3 स्तंभ है। पहला है आहार, दूसरा है, दूसरे को हम कहते हैं आहार विहार। आहार के अंदर आता है आहार विहार रचना। दूसरा है कि स्वास्थ्य, और तीसरा जो है वो नींद है। तो नींद एसेंशियल है, ये बीच में है। नींद के बिना हमें दोनों का सहयोग देती है। दोनों स्तंभ हमारे नींद को सपोर्ट करते हैं और नींद दोनों स्तंभ को सपोर्ट करती है। इसका परिणाम हो रहा है कि हम
करने जो करते हैं उसके लिए अब समस्या है कि सारा विश्व नींद से परेशान है। ये दुनिया भाग दौड़ की दुनिया है। इस कलयुग में सब व्यस्त हैं, किसी को समय नहीं है। वह कितना लोड बढ़ा हुआ सबके साथ। पेट भरने के लिए भी कमाना है और अपना ज्ञान भी बढ़ाना है। इसमें कोई पीछे हटना नहीं चाहता है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसको सहजता से कैसे करें, यही है योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब है कि आप जगे हुए चेतन हैं, नींद में हैं चेतन है, विश्राम में हैं चेतन है। इसका मतलब आप सक्रिय हैं और बाहरी दुनिया में जो सच और झूठ है, जो परिश्रम का माहौल है, वहाँ प्रयास का माहौल है, वो हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा अंतर्मन इतना विकसित हो चुका है। हमारे ऋषियों ने, हमारी माताओं ने हमें ऐसा शरीर बनाकर इस धरती को दिया है कि इस शरीर के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ये शरीर को मंदिर बनाया है माँ ने, जिसमें उसने सारी वेद की ज्ञान को भर कर रख दिया है। उसको जगाने की जरूरत है, वो बराबर मौजूद है। उसको जगाने का काम ही योग निद्रा है। तो आज के सत्र में नींद के महत्व के बारे में हम अपने गेस्ट अतिथियों से जानने के लिए उत्सुक होकर हमारे युवा टोली के सदस्य अपने अपने स्थान पर सब एक्टिव हैं और साथ ही वे युवा रहने का अभ्यास भी करते हैं। इसी अभ्यास में हम कैसे योग निद्रा से सक्रिय भी रहें, चेतन भी रहें और आराम में भी रहें। जब आराम में रहेंगे तभी हम कुछ करेंगे। आराम के लिए भोजन और इसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रह गई है। विज्ञान इतना डेवलप कर गया है कि हम हर हालत में खाना हमको अवेलेबल है, सब तरह का है। कम से कम खाकर भी हम अधिक से अधिक एनर्जी ले सकते हैं। ये मेडिकल साइंस में हम लोग यही तो करते हैं। बीमार मरीज को अल्प मात्रा में कंसंट्रेटेड फूड देते हैं जिसे वो जीता है। होम्योपैथी तो मिनिमम डोज की बात करता है और वो सफल है, सक्रिय है। सब कोई होम्योपैथी को जानते हैं। होम्योपैथी कोई नया साइंस नहीं है, ये वेद का ही है, आयुर्वेद का है। विषस विषम औषधम, यहाँ पर विष सब चीज है। ये एवरीथिंग, विष भी है, अमृत भी है और विष और अमृत के बीच में वो हमारे रोग का कारण भी है। इन तीनों को समन्वित करके हम अपना जीवन आराम से जिए, यही संतुलित करके जीवन करें। यही है हमारा विज्ञान, वेद का विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं ऋत प्रवाह। उसी को हम ब्रह्म चेतना कहते हैं। ब्रह्म चेतना सबके पास है, ब्रह्म चेतना है, उसी के कारण हमारा अस्तित्व है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, वो ब्रह्म चेतना है। वो ब्रह्म चेतना संतुलित कैसे हो, ये आइंस्टाइन साहब ने इसको पहचाना एटम के रूप में, और एटम के रूप में उन्होंने उसके चाल जो गति है, वो गति है, परस्पर गति है। इस गति को उन्होंने संतुलित और असंतुलित करके दिखाया। उसी गति को जब संतुलित रहती है तो वो जीरो होता है, कोई हलचल नहीं होती है। जब असंतुलित किया जाता है तो परमाणु बम बना दिया। उस परमाणु बम का उद्देश्य हमारा एनर्जी को अपने जरूरत के अनुसार प्रयोग करने के लिए था, लेकिन आइंस्टाइन ने अमेरिका के चक्कर में आकर उसको जापान पर हम यूज किया। लेकिन जापान ने हमारे इस महत्व को, रीत को समझने में हमारे आइंस्टाइन साहब को बहुत टाइम लगा था। हिरोशिमा कांड के बाद वो रोते रोते आखिरी सांस लिए। आखिरी सांस में उनको अनुभव हो गया और उन्होंने जो सकारात्मक
इच्छा जाहिर की, जो सकारात्मक ऊर्जा दी, उसी का कारण है कि आज हम हिंदुस्तान में एटॉमिक बम में वर्ल्ड से कम नहीं हैं, लेकिन वो हमारा सहयोगी है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है। और हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट का में जो ऊर्जा की जरूरत है, उस सब की पूर्ति भावे एटॉमिक सेंटर कर रहा है और रिएक्टर कर रहा है। इस तरह से हम किसी भी तरह से कम नहीं है। इसीलिए आज के अभ्यास में आरजेएस जुआ टोली, आपका अनुमति होगा तो 10 मिनट से कम समय में ही मैं योग निद्रा का अभ्यास कराऊंगा। अभ्यास कोई भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। 5 मिनट लगेगा समझा बताने में और 5 मिनट लगेगा अभ्यास कराने में। अनुभव आपका अपना है। जय हिंद, जय सच्चिदानंद जी। तो इस तरह से अब कार्यक्रम जो शुरू हो गया है और हम चाहेंगे कि हमारे जो अतिथि हैं जुड़े हुए हैं, फिजिकल और वर्चुअल हैं। फिजिकल में तो आप देख रहे हैं एमपी सिन्हा जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं आहर पाइन अभियान के, और मुन्नी कुमारी जो हैं वो टीफा 26 के आज नई मेंबर बनी हैं, जो कि अगस्त में प्रोग्राम होने जा रहा है। 7वां ग्रंथ जो रिलीज होगा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। तो ऑनलाइन में हम लोगों के जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, मुख्य अतिथि में बता दूं, महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरी जी, श्री पंच दशानन जुना अखाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में, और डॉक्टर नरेश चावला जी, मेडिको सोशल एक्टिविस्ट, फॉर्मर नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में वो हम लोगों को संबोधित करेंगे। और अभी मैं चाहूँगा कि हम लोगों के जो आहर पाइन का जो समाज सेवा कर रहे हैं बदलाव के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द मैं उनसे करूँगा। लेकिन उससे पहले रजनी प्रभा जी जो साहित्यकार हैं पटना में, वो आ चुकी हैं। उनका स्वागत भी मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीफा की आज मेंबर बनी हैं वो स्वागत करें, जो पूर्व प्रभारी हैं। तो रजनी प्रभा जी के इधर से ये नहीं आइए, इसमें ले लीजिए, घुमा दीजिए उसे। रजनी प्रभा जी साहित्यकार हैं और ये 530वें आरजेएस पीबीएच के कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। वेबिनार में पहले भी उपस्थित हुई हैं, अतिथि के रूप में भी। तो प्लीज बैठिए। तो अब आहर पाइन अभियान के जो संयोजक हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज विश्व नींद दिवस पर क्या कहना चाहेंगे। 1 मिनट 2 मिनट जी। कितने देर? 2 मिनट जी। बोलिए आप अपने अनुभव सुनाइए और समाज सेवा करते हुए कितने। आप यहीं पे रख के बोलिए ऐसे। जय हिंद। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि मन्ना जी के नेतृत्व में बिहार की धरती, खासकर पटना में हम लोग उपस्थित हैं और आदरणीय मन्ना जी ने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम विश्व नींद दिवस का जो आयोजन किया है। हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय ओम प्रकाश जी, जिनका उम्र 82 ईयर्स है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि 82 ईयर्स के हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ों को रखा, बहुत गंभीरता से रखा। और छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये शरीर जल तत्व से भी बना हुआ है और जल पर मैं काम कर रहा हूँ। आज मुझे 35 से 40 वर्षों का अनुभव है। आहर पाइन कॉन्सेप्ट चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिला था और इस पर हमारे जो पूर्वज थे सभी ने काम करते रहे। खास करके आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आज नाम लेने से हम नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने MQ हमको बताया था, उस समय हम लोग थे, तो उसमें मैन मनी मैनेजमेंट। और आज मन्ना जी ने जिस तरह से अपने बातों को रखा, यदि नींद नहीं होगा तो हम
आहार और विचार और व्यवहार में आदमी का स्वतः बदलाव हो जाता है। ये प्रकृति प्रदत्त है। तो प्रकृति ये नहीं कहती है कि आप बिना नींद का काम मशीन के ऐसा शरीर को बना दें और नींद को छोड़ दें। तो नींद में भी आज की युवा शक्ति, खास करके आरजेएस युवा शक्ति को मैं नमस्ते करता हूं, सभी को जय हिंद करता हूं कि आप लोग जो युवा शक्ति हैं, देश का, विश्व का एक भविष्य हो। और आज जो है रात में बच्चे लोग 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सोते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, लेकिन शरीर नहीं रहेगा, दिमाग नहीं रहेगा, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना चाहते हो? शरीर जो है जाना है ये सत्य है, आना है ये सत्य है। तो बीच का जो समय है वो नींद बहुत ही जरूरी है इस शरीर के लिए और देश के लिए, विश्व के लिए। तो आज के विश्व दिवस पर हम यही का संदेश देना चाहेंगे कि नींद को समय पर आहार लें, ताकि नींद आएगा, और नींद जब समय पर आएगा तो उसके बाद उठने का भी ऐसा नहीं कि सोएं और उठे समय पर नहीं। तो अधिक से अधिक 6 से 8 घंटे कम से कम जरूर सोना चाहिए। और उठने के बाद भी योगा, व्यायाम जो हम लोग का शाखा ने सिखाया है, तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर स्वतः बढ़ते जाएंगे और अपना रूटीन वे में आगे को बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय मन्ना जी का पूरे बिहार की ओर से, पूरे हमारे युवा टोली की ओर से मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखें, बिहार को इसकी जरूरत है। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद एमपी सिन्हा जी। जिस तरह से आपने आहार पान को लेकर काम को आगे बढ़ाया, इतने समाज सेवा करने में भी नींद का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर नींद रहेगी तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो बहुत अच्छा आपका इशारा किया है आपने। और बिहार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करने की और कोशिश करेंगे, और उसमें एमपी सिन्हा जी का भी योगदान जो है वो पहले भी रहा है, क्योंकि पहले भी आपने वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन फिजिकल में आपका बहुत इंटरेस्ट रहा है कि फिजिकल कार्यक्रम जो है वो होना चाहिए। तो हमने आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आज अतिथि के रूप में आपको बुलाया। हम लोगों के आज के 530वें विश्व नींद दिवस पर जो कार्यक्रम है उसके मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरि जी, श्री पंच दशानन जुना अखाड़ा। तो क्योंकि स्पिरिचुअल साधक ओम प्रकाश जी कार्यक्रम कर रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो क्या मदद कर सकती है, ये तो स्पिरिचुअल लीडर ही बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है उस परिस्थिति में जी रहे हैं कि धन 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 और धन, उसके बाद निधन, है ना। तो चाहे 1 दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान, है ना, और उसके बाद शमशान। इसी युग में हम लोग जी रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, गांव-गांव में नहीं थी, लेकिन अब ये जो आपाधापी है जीवन की, आगे बढ़ने की, दूसरे को कुचलकर भी आगे बढ़ने की, ये नकारात्मकता दूर करना ही आरजेएस पीबीएच का प्रथम लक्ष्य है। सकारात्मक संसार, दो देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है और जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, उसकी पूरी निंदा करते हुए हम लोग चाहेंगे कि वर्ल्ड जो है ना वो पॉजिटिव बने, पॉजिटिव थिंकिंग वर्ल्ड में ग्लोबली पहुंचे। इसके लिए कोशिश करते हैं। छोटी बड़ी बैठकें, और अगस्त की ये तैयारी में पटना का स्थान रहता है, और अगस्त में मुझे लगता है कि भारी संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो ग्रंथ जो है मैं अभी प्रेजेंट करूंगा, साधक ओम प्रकाश जी, क्योंकि टीआरडी में ये शामिल थे, और इनको पुस्तक जो है प्रदान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं मुख्य अतिथि को सादर आमंत्रित करूंगा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरि जी। स्वागत है स्वामी जी, आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से। जी, महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरि जी, स्वागत है। जी स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी हो गया। ओम, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था तो जी इशारा कर रहा था। जी 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 स्वामी जी, नमो नारायण सबको। नमो नारायण। और सबको आज जो है सूर्य नारायण भगवान
मीन संक्रांति में प्रवेश किए हैं, तो मीन संक्रांति को सबको हार्दिक बधाई। और आज का जो दिवस है बहुत ही दिव्य है, क्योंकि एटलीस्ट हमारे जो जीवन का अभिन्न अंग है उस पर कोई ना कोई दिन है जिस पर चर्चा होकर के जागृति को इसके प्रति जागृत हो। और वो जो समस्याएं जो आप लोगों ने अभी बताई, भीषण समस्या है, उसको हम कैसे बात कर सकते हैं। तो मैं पहले भगवान की प्रार्थना शुरू करता हूँ। ओम महेश्वरम नमस्कृत्यम शैलजाम गणनायकम गुरु च परमात्मानां भजे संसार तारणम। ओम शांति शांति शांति। आरजेएस मीडिया के जितने भी दर्शक हैं जो सुन रहे हैं इसको, और जितने भी लोग गणमान्य व्यक्ति, डॉक्टर्स और चिंतक जो भी अभी इस समय जुड़े हुए हैं, सबको हमारे तरफ से, यहाँ से स्वरयोग पीठ से सबको नमो नारायण। और आज जो विषय है ये बहुत ही विशेष विषय है। गीता में इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में जब उन्होंने योग साधना के बारे में बताना शुरू किया था, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उसमें भगवान ने कहा था कि अगर जीवन में स्वस्थ रहना है तो युक्ताहार मतलब आपका भोजन संतुलित होना चाहिए। और भोजन संतुलित किसको बोलेंगे? अभी तो एकदम भोजन का भी असंतुलन हो गया है। पहले घर में बने हुए सात्विक भोजन लोग करते थे, अब जोमेटो से आ रहा है पता नहीं कितने दिन का बना हुआ मसाला, कितने दिन का बना हुआ फ्रिज में रखा हुआ सामान, उसको बना के भेज देते हैं, वही लोग खाते हैं। तो वो भी एक समस्या। तो युक्ताहार और विहार से हम अपने जीवन में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, कितना सजग हैं। चाहे हम वो कोई उसमें क्षय कर लेता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म, जो भी कर्म करते हैं वो क्या होना चाहिए? एकदम परफेक्ट। योगस्य कर्मसु कौशलम, एकदम चेष्टा पूर्वक ध्यान योग से युक्त होकर किसी कर्म को संपूर्णता से करना, आधे मन से न करना। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित शयन करता है, नींद की भी बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य, नींद भी बहुत जरूरी है, वो भी संतुलित रूप में होना चाहिए। जैसे आपने कहा 6 से 8 घंटा, किसी व्यक्ति ने अभी हमने सुना उनका जो आप सबसे पहले बता रहे थे, तो बिल्कुल सत्य है कि ये जो 6 से 8 घंटे की नींद है वो तो एकदम निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज समय में देखिए कि 25 साल 27 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है मालूम है? उसका मुख्य कारण नींद ही है, और सब चीजें तो है ही साथ में, लेकिन वो सो नहीं रहे। 3 बजे रात तक, जैसे आपने कहा थोड़ा देर पहले कि 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ते और सोचते हैं कि इसी करियर बनेगा। हम तो कहते हैं जो तुम रात में 3 बजे तक पढ़ते हो उससे बढ़िया है कि तुम सो जाओ 7 बजे 8 बजे 9 बजे और सुबह उठ जाओ 3 बजे, उसमें पढ़ना शुरू करो। तो बात तो उतना ही है, समय तो उतना ही लगेगा। तो पहले हमारे बायोलॉजिकल जो रिदम है वो खराब हो रहा है। आज से 50 साल पहले देखिए, गाँव में ना टीवी था ना ये सब कुछ कोई भी चीज नहीं थी, तो लोग 7 बजे सो जाते थे और 4 बजे और 3 बजे सब लोग उठ जाते थे। 4 बजते बजते तो सब लोग उठ ही जाते थे। एक इतनी संतुलित व्यवस्था थी, 7-8 घंटा सोते थे। और भोजन कितने बजे करते थे? 6 बजे। तो युक्ताहार जो है ना, इसका मतलब होता है समय पर भोजन। हमारी जो शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके हिसाब से रात्रि में अगर सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो वो विष के समान है, वो भी हमारे नींद को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति 10 बजे रात में खाता है 11 बजे, तो भोजन के पाचन में 4-5 घंटा लगेगा, तो उसकी पूरी सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब रहती है, पचाने में लगी रहती है, तो नींद कहाँ से आएगा? फिर भोजन ठीक से नहीं पचता है, फिर चिड़चिड़ापन। अगर नींद सही नहीं आएगा तो हमारी बोन मैरो में जो WBC RBC बनता है, खून बनता है, वो भी नहीं बनेगा, तो हमारा ब्लड भी अशुद्ध होगा। अगर ब्लड अशुद्ध होगा तो कितनी बीमारियां प्रकट होंगी, नाना प्रकार, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी। तो एक तो खाना जो है, भोजन करना जो है, वो भी एक जरूरी प्रक्रिया है कि हम जितना अर्ली हो 6 से 7 बजे के बीच में खा लें। उसके बाद भोजन सोने के बीच में 3 घंटे का गैप, क्योंकि अगर भोजन हम लेट करेंगे तो नींद भी ठीक से नहीं आएगी, पचेगा। अगर सो गए तो पचेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे शरीर सोता है ना तो हमारा पाचन तंत्र भी सो जाता है, तो भोजन पेट में सड़ते रहेगा। सुबह उठेंगे भारीपन लगेगा, अभी भी डकार आ रही है, अभी भी भोजन हमारे पेट में पड़ा हुआ, तो सब डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। जो प्राकृतिक रूप से हमारी यौगिक ग्रंथों में वर्णन है कि कैसे रहना चाहिए, और जैसे भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा है युक्ताहार,
तो समय पर भोजन, जैसे कि 6 से 8 ब्रेकफास्ट, 10 से 12 में लंच और 5 से 7 के बीच में डिनर, मतलब ये 3 जो आपका भोजन है मुख्य रूप से ये हो जाना चाहिए। दूसरी चीज जो है ना, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा विज्ञान था जिसका नाम था स्वर विज्ञान, जो हमारे श्वासों से जुड़ा हुआ है। जीवन की शुरुआत श्वास से होती है और अंत भी श्वास से होता है। जब श्वास निकलती है तो हम बोलते हैं अंतिम श्वास उन्होंने ले ली, अब उनके पास श्वास नहीं बचा। जब प्राण निकल जाता है तो शरीर जो है वो एकदम अचैतन्य हो जाता है, सड़ने लगता है, उसका रक्षा भी कोई नहीं करता है, तो प्राण ही रक्षा करता है, श्वास की रक्षा करता है। तो इस श्वास की जो विज्ञान थी बहुत ही बृहद थी, उसमें नाड़ियों के हिसाब से कर्म किए जाते थे। तो हमारी 3 नाड़ियां होती है, पिंगला नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी होती है और सुषुम्ना नाड़ी होती है। इन्हीं तीनों नाड़ियों के प्रभाव से जन्म से मृत्यु तक हर कार्य निश्चित होते हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये नाड़ियां ही सब कुछ करवाती है, कर्म का फल भी यही दिलवाती है। और आपकी अगर कर्म खराब है तो खराब नाड़ियां चलेंगी, उल्टी नाड़ियां चलेंगी, जिससे कि आपके शरीर में, आपके मन में असंतुलन है। तो जैसे पिंगला नाड़ी होती है, जब दाहिने नाक से श्वास चलता है उसको बोलते हैं राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी, और बाएं से चलता है उसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल फ्लो, और जब दोनों से श्वास चलता है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। आज से 60-70 साल पहले विज्ञान को भी नहीं मालूम था, मेडिकल साइंस को कुछ नहीं मालूम था श्वास के बारे में, बस इतना ही जानते थे कि ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे लंग्स में जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो कंबाइन होता है अल्वेलाई में, फिर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी रिलीज होता है, फिर वापस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज हो जाता है, बस इतना ही मालूम था। लेकिन हमारे भारत में हमारे जो योगी जन थे, हमारे गुरुजन थे, उन्होंने कितना बड़ा विज्ञान खोज लिया था 1000 वर्ष पूर्व, जो आज विज्ञान हस्तप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि इन श्वास और नाड़ी का प्रभाव कितना है हमारे सिस्टम पर। अब तो एक नया सिस्टम चल गया, उसको बोलते हैं ब्रेथ ऑटोप्सी, बायोप्सी आई थिंक। तो उसमें क्या होता है कि आपके श्वास से ही आपके अंदर कैंसर है या कोई बीमारी पल रहा है वो भी पता चल जाता है। और ये बात योगियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले ही लिख दिया, बोल दिया था। तो ये जो स्वर है, हमारी नाड़ी जो है, जैसे पिंगला नाड़ी होती है, तो दाहिने नाक से श्वास चले, अगर भोजन करेंगे तभी भोजन का पाचन होगा, नहीं तो पाचन नहीं होता है। दिन में खाएंगे तो भी भोजन जो है बहुत देर तक पेट में सड़ता है। तो दाहिने नाक से जब श्वास चले तभी भोजन करना चाहिए, बाएं से श्वास चले तभी पानी पीना चाहिए। भोजन के टाइम में पी सकते हैं पानी थोड़ा बहुत 200 ml तक, लेकिन अगर 2-3 गिलास पानी पीना है, 4 गिलास, तो जब बायां चले तब, नहीं तो क्या होता है वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो एक तो जो है युक्ताहार में ये आ गया कि भोजन जो हमारी है वो समय पर हो, भोजन सही नाड़ी में हमको खाना चाहिए, क्योंकि बायां नाड़ी से भोजन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अल्सर, कोलाइटिस, जितने बवासीर, सारी बीमारियां उसी से प्रकट होती हैं। हमें नहीं मालूम है, मेडिकल साइंस को भी नहीं मालूम, लेकिन हमारे पूर्वज इसको जानते थे कि अगर हम बाएं नाक से श्वास चले और उसमें भोजन कर लें तो भोजन हजारों बीमारियों को जन्म देगी, लेकिन दाहिने नाक से श्वास चले भोजन करे तो वही भोजन अमृत के समान काम करेगा, पच भी जाएगा सही टाइम पर, उसके अंदर जो रस होंगे उसका अवशोषण भी होगा, सप्त धातु का जो है निर्माण होगा, सप्त धातुओं से हमारे ऑर्गन्स, हमारी जितनी कोशिकाएं हैं उसके अंदर उसका संवर्धन होगा, हीलिंग होगा, हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। बहुत ही गहरा विज्ञान है। तो अगर हम नींद की बात कर रहे हैं तो नींद कैसे आती है, उसका जड़ में भी जाना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि आज 25 साल के 27 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसका मुख्य रूप से यही सब कारण है, उनका जीवन बिल्कुल असंतुलित है, ना समय पर भोजन है, एकदम जंक फूड खाना है, कैसे भी खा लेना है, उसके साथ पानी भी पूरा पी लेना है, और ये सारी असंतुलन जो है धीरे धीरे उनके नींद को प्रभावित करते। रात में नहीं सोते हैं, लेट से खाते हैं, 10 बजे 12 बजे तक खाते हैं, फिर वो सोते हैं 3 बजे, तो क्या होगा, पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि हमारी जो बोन मैरो में जो WBC RBC जो बनता है, हमने जो कहा डीप स्लीप, वो भी नहीं बनता है, तो खून जो है वो भी अशुद्ध हो जाता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स और भी कमजोर होने लगते हैं। और जिस व्यक्ति का ऑर्गन कमजोर होता है उस पर पहले अटैक होता है। हर व्यक्ति के अंदर जो है ना अपने बात पित्त कफ के पर्सनालिटी के हिसाब से कोई ना कोई ऑर्गन जो होता है वल्नरेबल होता है, कमजोर होता है, किसी का हृदय, किसी का लीवर, किसी का किडनी, और जिसका जो कमजोर, जैसी हमारी शरीर और हमारी रक्त सब अशुद्ध होती है तो किसी न किसी जो सबसे कमजोर ऑर्गन को प्रभावित करती है। उसके बाद जो हम लोग सोने की नियम है, जैसे कि आजकल नींद नहीं आता, आजकल स्लीप पार्लर खुल रहा है, फॉरेन में आजकल लोग पैसे दे के स्लीप पार्लर में जा रहे हैं कि हमको नींद आएगा, बढ़िया गद्दा और क्या क्या लगा के उसमें पैसे देते हैं, पार्लर हो गया। ऐसे हम लोग जाते हैं ना केस और नाखून कटवाने के लिए, वैसे स्लीपिंग पार्लर, नींद ही नहीं आ रहा है। आज से 50 साल पहले भारत में नींद की बीमारी नाम का कोई चीज नहीं था और डिप्रेशन नाम का कोई शब्द नहीं था। आज डिप्रेशन और नींद की समस्या जो है कॉमन हो गई। क्यों हो गई कॉमन?
क्योंकि पूरी तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ा हुआ है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, जिसको सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, हमारे मध्य में होता है, जो लिम्बिक सिस्टम जो हमारी इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारे सारी चीजों को, वो सारा जो सिस्टम वहां से बिगड़ गया है। जो हमारे प्रकाश के जो प्रभाव होते हैं आंखों पर, जिससे कि दिन रात का साइकिल हमारा शरीर अनुभव करता है, और फिर हमारे ब्रेन में, हमारे जो अंदर में मेलाटोनिन जो सिक्रीशन होता है रात्रि में, जैसी संध्या काल आता है तो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे गहरी नींद आती है। वो आता ही नहीं है। जब मेलाटोनिन नहीं आएगा तो आदमी जगह जगह सा उखड़ा उखड़ा सा, फिर इरिटेटेड रहेगा, वो उसकी मन कभी हमेशा अशांत रहेगी, हमेशा गुस्से में रहेगा। तो वो समाज को अच्छा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। जो आदमी इरिटेटेड रहेगा, जो आदमी फोकस नहीं रहेगा, जिसकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, वो डिस्ट्रक्शन में जाता है, वो नेगेटिविटी में जाता है, फिर नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वही समस्या जो है, परिवार में विवाद हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, ये सब का जड़ एक ही है। जड़ में देखा जाए, जैसे स्लीप, जैसे बहुत बढ़िया टॉपिक है जो आप लोगों ने आज उठाया है। ये नींद जो है ना, सभी समस्याओं का जड़ है। अगर कोई व्यक्ति नहीं सोता है सही तरीके से, तो वो हजारों समस्याओं को प्रकट अपने जीवन में भी करता है, दूसरे के जीवन में भी करता है। ऑफिस में जहां भी काम करेगा वहां पर वो नेगेटिविटी फैलाएगा, क्योंकि उसकी शरीर की इतनी एनर्जी बिगड़ी हुई है कि वो हमेशा इरिटेटेड रहा है, शांत हो ही नहीं सकता है, फोकस हो ही नहीं सकता है। तो एक तो पहले सोने के लिए 2-3 जो अभ्यास है जिसको करना चाहिए। एक तो व्यक्ति को 10 बजते बजते सोने का अभ्यास करना चाहिए आज के समय, उससे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेति का जो अभ्यास है, योग में नेति अगर करते हैं, नाक में पानी डाल के एक से दूसरे से निकालते हैं, ये और एक त्राटक होता है, इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि जिसको एकदम नींद नहीं आता था, वो एकदम 10-10 घंटा सोने लगा, दिन में भी नींद आने लगी उसको, ऐसी हो गई। तो एक तो त्राटक का अभ्यास सूर्यास्त के समय में करना चाहिए। जैसे सूर्यास्त होता है उसी टाइम में करना चाहिए। उससे हमारी मेलाटोनिन जो है बहुत तेजी से सिक्रीट करती है, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो त्राटक क्या है, कोई कैंडल फ्लेम या कोई दिया जला करके आंख के लेवल में एक हाथ के दूरी पर रख करके, ऐसे रूम में जहां हवा ना चलता हो, वो फ्लेम जो है ना फ्लक्चुएट नहीं, स्थिर जगह पर, अगर उसको एक टक से देखेंगे आंख से, और फिर आंख बंद करके उसके प्रतिबिंब को देखेंगे जब तक वो दिख रहा है, फिर 2-3 मिनट तक खोल के देखेंगे, तो इस अभ्यास को करने से जो है मेलाटोनिन की सिक्रीशन पाई गई है, बहुत ज्यादा होती है, रिसर्च हुआ है। और दूसरा नेति क्रिया, नाक की जो, ये हमारा जो यहाँ पर आईब्रो सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारे साइनसेस है, यहाँ बहुत सारे ब्रेन के हाइयर सेंटर के नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व से गुजरते हैं। बहुत सारे ऐसे नर्व्स हैं जो हमारे सुपर साइकिक स्टेट को जागृत करते हैं, तीसरे नेत्र को खोलते हैं, तो वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ से कचरा सब निकलता है तो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जितनी अंदर की जो सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं एक्टिव हो जाती है। तो नेति और त्राटक करने से नींद बहुत गहरी आती है। उसके अलावा हमने जैसे कहा कि भोजन समय पर, लेट नाइट भोजन ना करें, और भोजन दाहिने स्वर में करना चाहिए। स्वर बोलते हैं इसको, जब दाहिने नाक से श्वास चले। इसको बदलने का बहुत सामान्य सा तरीका है। आप अगर बायां करवट लेट जाएंगे तो दाहिना चलेगा। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पूर्वज कहते थे कि खाने के बाद बायां करवट लेटना चाहिए। कितने लोगों ने सुना ऐसी बात? हाथ उठाइए। सुने हैं ना ऐसा कि खाने के बाद बायां करवट लेटिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बायां करवट लेटते हैं, आपका दाहिना नाक से श्वास चलना शुरू हो जाता है। मतलब कि स्वर की ज्ञान उनको थी कि भोजन के बाद दाहिना स्वर चलना चाहिए, दाहिने नाक से श्वास चलना चाहिए, तभी पाचन हो। तो एक तो आप लेट सकते हैं। दूसरा क्या आपने देखा होगा कि ये योग दंडा आपने देखा होगा, किसी योगियों के हाथ का है ना। ये योग दंडा जो है ना, उसका यंत्र है स्वर। इसको स्वर साधना के लिए योगी यूज करते थे। तो अगर इस योग दंडा को हम बाईं कांख में लगा देंगे तो दाहिना चलने लगेगा, और दाहिने कांख में लगाएंगे और थोड़ा सा हल्का वेट डालेंगे इस पर, तो 2 मिनट के 1.5 मिनट के अंदर हमारा दूसरा बायां चालू हो जाएगा। तो जिधर लगा देंगे वो बंद हो जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कोई मैजिक दंड है, बहुत बड़े सिद्ध योगी लोग करते हैं। ये मैजिक दंड ही है, क्योंकि आपके स्वर को बदलने की क्षमता है। विज्ञान को आज तक नहीं मालूम है, आज भी मेडिकल साइंस को नहीं मालूम है कि हम श्वास को राइट से लेफ्ट कैसे कर सकते हैं। इतना जान गए हैं कि हम कभी राइट से श्वास लेते हैं, कभी लेफ्ट से लेते हैं। ये भी नहीं मालूम है कि बदल कैसे सकते हैं। इसको आज से कई हजार वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले कहिए, हमारे पूर्वजों ने जान लिया। तो कितना हम आगे थे। तो ये जो स्वर का विज्ञान है, ये भी सहयोग करेगा कि जब भी आप भोजन करें तो दाहिने स्वर में करें। भोजन का पाचन और असिमिलेशन होगा तो शरीर के कोशिकाओं का संवर्धन होगा। आपके सप्त धातु जो है वो वृद्धि करेंगे, वो संतुलित होंगे। तो आपकी बोन मैरो में आपके WBC RBC भी बनेगी सही तरीके से, और आपको नींद भी अच्छी आएगी। सब जुड़ा हुआ है।
तो नींद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और लोग जो है इसको समझ नहीं रहे हैं। हमारी आगे आने वाले पीढ़ियां नष्ट हो रही हैं, उनकी जो है ना चेतना दिशाहीन हो रही है, क्योंकि जब मन विकृत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सोच नहीं सकता है, उसके अंदर ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है, वो हमेशा चंचल रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, स्ट्रेस्ड आउट रहेगा। इसीलिए आप देखोगे आजकल लोगों को स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोर्सेज चल रही हैं, फिर भी स्ट्रेस दूर नहीं होता। सिंपल समाधान है, आदमी को समझ लेना चाहिए कि भाई हमको सोना है, सोना भी एक जरूरी हिस्सा है। एक बार तो एक व्यक्ति आए हमारे आश्रम में, तो बता रहे थे कुछ बच्चे आजकल बोल रहे हैं ये टॉयलेट जाना भी है ना एक समस्या है, हम 2 दिन में जाते हैं क्योंकि इसमें 10 मिनट लगता है बिना काम का, 10 मिनट टाइम बचता है उसमें। बताइए ये सोच पड़ रही है। आज की सोच ऐसी हो रही है कि नींद और अपने मल को साफ करना भी समस्या मानने लगे कि इसमें भी टाइम जा रहा है। बताइए अब कैसे जिएंगे ये लोग? अब अंदर डालोगे तो निकालना भी तो पड़ेगा, वो भी उनके लिए समस्या है। तो हम लोगों को इसके प्रति जागृत होना चाहिए। नींद एक की फैक्टर है जीवन का। अगर बोलेंगे मास्टर की स्वस्थ रहने के लिए, समृद्ध रहने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति का मन और शरीर स्वस्थ होगा वही स्वस्थ चिंतन कर सकता है, वही स्वस्थ व्यवसाय की प्लानिंग कर सकता है, वही धन अर्जन भी कर सकता है। तो नींद के साथ जो है ना हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, हमारा वेल्थ जुड़ा हुआ है, हमारी सक्सेस जुड़ी हुई, सब कुछ जुड़ी हुई है। नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद के बिगड़ने से हमारा पूरा फिजियोलॉजी, हमारा पूरा साइकोलॉजी और हमारी पूरी स्पिरिचुअलिटी ही नष्ट हो जाती है। वो व्यक्ति ना घर का होता है ना घाट का होता है, और वो जीवन में अपने ही समस्याओं में उलझ करके, जैसे आपने कहा कि हम लोग खा रहे हैं धन 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 और अंत में शमशान, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही हो रहा है आजकल। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप का संबोधन यहाँ फिजिकल में बैठे हुए लोग जो हैं, और MP सिन्हा जी और रजनी प्रभा जी, मुन्नी कुमारी और भी जी, बोलना है कि जी जी अभी आपने सुना कि हमारे जो मुख्य अतिथि 530वें कार्यक्रम जो RJSPBF का चल रहा है 15 मार्च 2026 को, महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरी जी जो श्री पंचदशानन जुना अखाड़ा के स्वामी जी हैं, और बहुत ही अच्छा संबोधन दिया है। ये यूट्यूब पे RJS पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर आप लोग इसको सुन सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं। कोई चीज जैसे श्वसन के बारे में उन्होंने दाया और बाया कहा, अब उसमें से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सा श्वास चल रहा है, जिस समय खाना उत्तम हो सकता है, और भी चीजें जो बताई हैं उस पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जी हवा उधर ही रहेगी, दाहिने या बाएं में। तो ये तरीका है चेक करने का, और बदलने का बता ही दिया है कि आप चेक करते हैं आपका बायां चल रहा है तो दाहिने करवट लेट जाइए, तो बायां करवट लेट जाइए तो दाहिना चलने लगेगा, और दायां करवट लेट जाइए तो बायां। भोजन जो है दाहिना में, पैखाना करना दाहिने में, नाखून केस काटना दाहिने में, और स्नान करना दाहिने में, बाएं में पानी पीना और लघु शंका मूत्र विसर्जन। उसके बाद जितने भी औषधि आयुर्वेदिक होते हैं वो बाएं में खाने चाहिए। दाहिने में एलोपैथिक मेडिसिन खाना चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी वगैरह, इसकी साइड इफेक्ट होती है, उसका प्रभाव बहुत कम होता है। अगर आप बाएं में खाएंगे तो इतना साइड इफेक्ट होगा, तो दाहिने में खाएंगे तो कितना सा साइड इफेक्ट होगा। तो एलोपैथिक मेडिसिन दाहिने में, आयुर्वेदिक बाएं में खाइए, शुभ काम बाएं में कीजिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्क है वो दाहिने में कीजिए। जैसे नाखून केस काटते हैं ना, फियर और फोबिया की बीमारी में, कि जैसे कि नाखून केस काटने से हमारी लाइफ सेल कटती है, तो लाइफ सेल कटती है तो सेल के अंदर भी जीवन होता है, कोशिका के अंदर जीवन होता है, तो उसके अंदर एक डर होता है। जैसे कोई डंडा मारता है तो आप कैसे ऐसे डर जाते हैं, वैसे जब कोई नाखून और केस काटता है तो वहाँ की कोशिकाएं डरती है, शेयर उसकी मेमोरी जो है हमारे अंदर फियर और फोबिया उत्पन्न करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दाहिने नाक से श्वास चले तभी नाखून केस काटे। ऐसे तो मान्यता है कि बृहस्पतिवार को, शनिवार को नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर आपका दाहिना श्वास चल रहा है तो आप कभी भी काट सकते हैं 24 घंटा, लेकिन बाएं में भूल के भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि फियर और फोबिया की बीमारी।
तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं जीवन में। इतना ही नहीं, जैसे कि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, अगर आप माए में करेंगे तकरीबन 5 तत्व चलता है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे शरीर 5 तत्वों से बनी है, तो हमारे श्वासों में भी 5 तत्व चलता है। पांचों का कार्य है, पृथ्वी में स्थिर कार्य करते हैं। जैसे कि आप गृह प्रवेश, भूमि खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अगर आपका बाएं श्वास में पृथ्वी तत्व में वो काम होगा तो वो कभी टूटेगा नहीं। विज्ञान है कि किस तत्व में, चूंकि ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, हमारे अंदर भी 5 तत्व हैं, तत्वों में आपस में अलाइनमेंट होता है। अगर आप गलत तत्व में कर देंगे तो ब्रह्मांड में उसके गलत संस्कार पड़ते हैं और गलत चीजें होनी शुरू। वहां पे ब्रह्मांड की शक्तियां जो होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, ग्रह नक्षत्र है, वो गलत तरह से उसको प्रभावित करके आपके जीवन में नाना प्रकार की कष्ट उत्पन्न करते हैं। लेकिन सही आड़ी तत्व में करने से वही चीज सिद्धिदायक होती है और आदमी अपने भाग्य को भी बदल करके मृत्यु तक को रोक कितनी सकती है। मतलब मृत्यु आ रही है, वो जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु आने वाली है, ऐसा श्वास चलने लगेगा कि आप मृत्यु 1 महीना में हो जाएगी। अगर आप उस श्वास को बदल देंगे आप, तो मृत्यु को भी रोक सकते हैं। मतलब इसमें मृत्यु को रोकने की भी क्षमता है। काल से भी परे विद्या, इसको बोलते हैं महाकाल विद्या। स्वर्ग विद्या जो है महाकाल विद्या है, जो काल को भी रोक दे, जो भाग्य और प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रखता है, वैसा विद्या। हमने तो सिर्फ नींद के परिप्रेक्ष्य में कहा, ये बहुत ही व्यापक है और इतना टाइम नहीं, घंटों लग जाएंगे बताने में कि 5 तत्वों को कैसे पहचानेंगे, कहते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, क्या क्या घटनाएं हमारे श्वासों में होती है, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि कौन सी नाड़ी में कौन सा तत्व चल रहा है, कौन से कार्य करने चाहिए। बहुत व्यापक साइंस है, तो उतना तो हम नहीं जाएंगे, बस आपको एक आउटलाइन दे दिया। और विशेष रूप से हमारा फोकस था आज नींद के बारे में, तो उससे जो संबंधित बातें थी हमने कर दी। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो टेक्निकल पॉइंट आपने बताया है, निश्चित रूप से ये मैं बार बार बताना चाहूँगा कि आप लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर ज़रूर सुनिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। और यही सकारात्मकता की पहचान होती है कि अच्छी बातों को अच्छे लोगों तक पहुँचाने की अपनी भूमिका निभाइए। और आप जानते हैं कि आज 15 मार्च 2026 को टीफा 26 के संख्या में इजाफा हुआ है और डॉक्टर मुन्नी कुमारी, जो आरजेएस युवा टोली की पूर्व प्रभारी रह चुकी हैं, तो पूर्व प्रभारी भी हैं और वर्तमान प्रभारी भी हैं। आप देखिए कि आरजेएस युवा टोली जो है वो किस तरह से काम कर रही है। और ये देखिए आरजेएस युवा टोली का जो है यहाँ सम्मान पत्र भी, यहाँ साधक ओम प्रकाश जी का सम्मान मिला था, तो यहाँ पे है। अब मुन्नी कुमारी को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो चूँकि शिक्षिका हैं और एडवोकेट भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी आज 530वें कार्यक्रम में। ये नहीं, ये आरजेएस पीवीएस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी को और उपस्थित वेबिनार और सेमिनार में सभी उपस्थित सम्मानित सुधीजनों को मैं विश्व नींद दिवस के शुभ अवसर पे श्रद्धा अर्पित करती हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। हमारे अतिथि महोदय और साधक ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को भी सुना, अखाड़ा जूनागढ़ महामंडलेश्वर जी के विशिष्ट बातों को किस तरह से विश्व नींद दिवस के अवसर पर उन्होंने नींद को, मतलब स्लीप साइंस को और अध्यात्म से जोड़कर इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश की है। हमारा जैसा कि जानते हैं आचार विचार व्यवहार में कहीं न कहीं न्यूनता आ गई है। वैश्विक स्तर पर लोग जो है आज बीमार हो रहे हैं, लोगों का जीवन लाइफ स्पैन कम हो रहा है। इसमें नींद की बहुत बड़ी भूमिका है। जगत नियंता, जो जिसने जगत को बनाया और जगत में रहने वाले जितने प्राणी हैं, उन सभी के साथ सभी क्रियाओं के साथ साथ नींद की क्रिया को जोड़ा। नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम आपाधापी में कहीं न कहीं नींद में कमी ला दिए और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न करता है। तो हम आरजेएस पीवीएस के इस
मंच से मैं विश्व के सभी तमाम लोगों को कहूंगी, सारे चीजों का करते हुए आप अच्छी नींद ले, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन रहेगा, तभी आप इस जगत में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए नींद का होना बहुत जरूरी है। और मैं इस्तीफा की मेंबर बनने पर मैं बहुत आह्लादित खुश हूँ। इसके लिए मैं इस परिवार को, आरजेएस परिवार को और संयोजक उदय कुमार मन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद कहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत मंच तैयार किया है। बल्कि न केवल विश्व नींद दिवस बल्कि विभिन्न विषयों पर ये परिचर्चाएं हमेशा फिजिकली और वेबिनार के माध्यम से कराते रहते हैं। विश्व के विशिष्ट लोगों को इस मंच से जोड़ने का प्रयास इनका रहता है और बिहार के लिए भी ये बहुत कुछ कर रहे हैं, जिससे बिहार की दिशा और दशा में भी कुछ परिवर्तन हो। सबको सकारात्मक बनाए रखने में इन्होंने और सोच को जो सकारात्मक बनाने की दिशा में जो इन्होंने काम किया है और काम करने के प्रति जो प्रयत्नशील है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। और आरजेएस हाल ही में आरजेएस प्रेरणा स्रोत, आरजेएस परिवार के जो प्रेरणा स्रोत रहे रामजग सिंह, जिनका निधन हुआ, हम लोग के लिए अपूर्णीय क्षति की बात है। लेकिन वो व्यक्ति आदमी चला जाता है लेकिन व्यक्तित्व तो कभी नहीं जाता। उनके द्वारा किया गया कर्तव्य ही है जो हम सबों को आज एक इस मंच से जोड़ के रखा है। हम दुनिया के किसी कोने में हैं लेकिन हम उनके नाम को याद रखेंगे। इसलिए हर आदमी को सकारात्मक काम करना चाहिए, सकारात्मक विचारों को दुनिया में फैलाना चाहिए। हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को और सभी जुड़े हुए सुधी जनों, विद्वत जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी। और यही है कि अनेकता में एकता, अलग अलग जगहों के लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मोहम्मद इशहाक खान जी दिल्ली से, दिल्ली दूरदर्शन, निशा चतुर्वेदी जी शिक्षिका, पूर्व शिक्षिका हैदराबाद से, प्रेम प्रभा झा जी जो कि फिजिकल कार्यक्रम में भी दिल्ली आई थी स्वतंत्रता दिवस पर राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में, वो इंदौर से हैं और अपनी बहू संतोष झा जी के साथ जुड़ी हैं। ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। परिवार जब जुड़ता है तो वो सकारात्मक संसार में मदद मिलती है। राकेश मनचंदा जी NRI हैं। राजेश परमार जी ने अभी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, कबीर जी की यात्रा पे था, कबीर मालवा मध्य प्रदेश में। रीना मिराजा जी जो हैं वो ये सभी नाम मैं बता रहा हूँ, सब टीफा 26 हैं। रिनी मिराजा जी जयपुर राजस्थान से, सुदीप साहू जी गाजियाबाद से एडवोकेट हैं, टीफा 26 के मेंबर हैं। और स्वीटी पॉल जी जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली में है, प्रगति मैदान आप जानते होंगे, उसकी पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं। इसके अलावा जो है वैभव भारद्वाज जी पटना में टेक्निकल सहयोग करने वाले, इशाक खान जी, नरेश चावला जी कीनोट स्पीकर के रूप में अभी हम आमंत्रित करेंगे। और साधक ओम प्रकाश जी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पटना में। सुभ्रा सिंह जी टीचर हैं रानीखेत उत्तराखंड से। और भी जो लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम हम नहीं ले सके, लेकिन आप जान रहे हैं कि फिजिकल और वर्चुअल दिल्ली से ये आयोजित किया जा रहा है। टेक्निकली सहयोग जो है वहाँ पर सोशल मीडिया और सारी टीम कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये कमेंट बॉक्स में भेज दिया गया है, लिंक जो है भेज दिया गया है। अब मैं चाहूँगा कि रजनी प्रभा जी जो एक साहित्यकार है पटना की, जानी मानी हस्ती हैं, और उनको आमंत्रित किया जाए। और मैं चाहूँगा कि रजनी प्रभा जी आज एक साहित्यकार के रूप में हम लोगों के बीच अर्जुन बाबू भी हैं, अर्जुन प्रसाद जी हैं, है ना, अर्जुन सिंह जी भी हैं, हाँ अर्जुन प्रसाद सिंह जी भी हैं। उनसे भी छोटा सा संबोधन चाहेंगे, क्योंकि एक साहित्यकार की क्या मनोदशा होती है, क्योंकि वो चिंतनशील होता है और चिंतन करते हुए कहीं चिंता तो नहीं होती है, रचना करने में कहीं नींद में खलल तो नहीं पड़ता है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था लेकर साहित्यकार जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। विश्व नींद दिवस पर आरजेएस पीबीएच के 530वें कार्यक्रम में क्या कहेंगी रजनी प्रभा जी? बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने आरजेएस पीबीएच के इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। पहले तो इस कार्यक्रम से जुड़े हाइब्रिड मोड के जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े लोग हैं सभी को मेरा सादर नमन। और बहुत अच्छा लगा कि सर ने ये कार्यक्रम पटना में आयोजित किया।
इसकी सूचना अगर पहले मुझे मिली होती तो शायद इसका साधक ओम प्रकाश जी। हाँ, सादर ओम प्रकाश जी को साधुवाद देती हूँ। पर चूंकि ये बहुत देर से मुझे पता चला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बताना चाह रही थी कि जैसे बात हुई है कि हाँ, मैं एक लेखिका हूँ और जाहिर तौर पे हम लोगों के पास ये होता है ना कि जब समय बचता है रात को, अत्यधिक व्यस्तता उसी समय हमारी होती है कि हम परिवार से निपटने के बाद उसके बाद चाहते हैं कि अपनी जो लेखकीय कार्य प्रणाली है उसमें आगे बढ़े। पर दिक्कत ये आती है ना कि अगर हम लेट तक जगते हैं तो फिर सुबह उठना हमारे लिए मुश्किल होता है, और सुबह उठते हैं फिर वही जो अभी साधक जी ने हमें बताया, झुनझुनवाला जी की बातें, कि जो श्वासों का चलना है या फिर जो डाइजेशन सिस्टम है, वो सारी चीजें बहुत कुछ बदल जाता है और फिर उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। और बचपन से हम लोगों को एक बात समझाई जाती है कि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, और जब तक एक लेखक का जो चित्त है वो स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम समाज को कुछ भी सकारात्मक नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का रहता है कि हम लोग जैसे पतंजलि है, यहाँ मैं पहले भी आती हूँ, और हम लोग भी योग की ही शरण लेते हैं, क्योंकि योग के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। तो हम फिर योग की शरण लेते हैं। जो भी हम अगर नींद में अगर हम देर से सोते हैं और सुबह जगने में हमें दिक्कत होती है, तो फिर हम चाहते हैं कि किसी प्रकार हम कुछ ऐसा प्राणायाम करें जिससे हमारी जो नींद है, जो अगर मान लीजिए 8 से 6 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई है तो वो 4 घंटे में योग के द्वारा हो जाए। ऐसा हम लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब रात को हम लोग लिखते पढ़ते हैं तो हमें नींद नहीं आती, फिर उसमें हमारी सहायता योग ही करता है कि जो कहा जाता है एक्यूप्रेशर्स होते हैं, कान के पीछे दबाइए, कलाइयां दबाइए, हील्स के पीछे दबाइए, उससे आपको नींद आएगी। तो कहीं ना कहीं योग का हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। और ये जो भूमंडलीकरण का दौर है, लोग शीघ्र प्रसिद्धि पाने की होड़ में जो ये सस्ते डिजिटल मीडिया है, इसकी चकाचौंध में लोगों ने ना अपने परिवार का, अपने रिश्तों का, अपितु अपने जो ये हेल्थ है ना, उसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अक्सर लोग रात में बिना काम के भी हाथ में फोन लिए रहते हैं और घंटों रील्स देखते रहते हैं या ऐसी चीजें देखते रहते हैं जिनका उनके वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं होता। तो उसका दुष्प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ता है, और ऐसे में हम समाज के लिए भी सकारात्मक कुछ सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो हमें मानसिक तौर पे धीरे धीरे पंगु बनाता जाता है, और ना तो हम मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाते हैं। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना, और ये जो 2008 से जो प्रणाली चली है वर्ल्ड स्लीप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि हाँ, विश्व नींद दिवस मनाना है, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आसपास के समाज के प्रति सचेत करना है। इसमें जो पहल मन्ना जी ने की है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। निश्चित तौर पे इसका सकारात्मक प्रभाव समाज में देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद साहित्यकार रजनी प्रभा जी। और आप ने जो कुछ भी बताया है निश्चित रूप से वो लोगों ने सुना है और उसका पालन भी करें, साहित्यकार हों या पत्रकार हों या किसी भी प्रोफेशन में हों। छोटा सा संबोधन आज के को ऑर्गेनाइजर साधक ओम प्रकाश जी के पास चलते हैं, और फिर इन सब चीज़ों में जो समस्या आई है, क्योंकि कहना बहुत आसान है, आप किसी भी बात को कह सकते हैं, लेकिन उसका पालन जब करना शुरू करते हैं, जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कहना कितना आसान है, लेकिन जरा करके तो देखिए। और खास करके जब शहर में रहते हैं और इसको पालन कीजिए तो आपकी दिनचर्या जो है उसको कितना, मतलब अब लोग कहते हैं डॉक्टर कि आप जल्दी खाना खा लीजिए, 7 बजे तक खाना खा लीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात सही है, लेकिन उस बीच में जो परेशानी होती है कि आप घर पहुंच नहीं पाते हैं, कई बार ऑफिस में काम ज्यादा होता है, तो इरेगुलरिटी से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। वहां पर मेंटेन कैसे करेंगे आप? तो आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर, उसके विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। साधक ओम प्रकाश जी बताएंगे, उसके बाद आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि डॉक्टर नरेश चावला जी इस चीज के विशेषज्ञ हैं और वो इतने अच्छे, मेरी बातचीत हुई है, वो बहुत ही साधारण टिप्स देंगे कि चाहे शहर में या गांव में किस तरह से आप अपनी दिनचर्या, जीवन शैली में बदलाव लाकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो साधक ओम प्रकाश जी से स्पिरिचुअलिटी के बारे में विशेष जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं साधक ओम प्रकाश।
वंदे मातरम। मेरे सहयोगी सह प्रतिभागी आज के दिन वेबिनार के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फिजिकल माध्यम से और अपने अपने कार्यों को करते हुए, व्यस्त रहते हुए भी हमारे साथ हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि हम आज की दुनिया में अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो इस तरह से, लेकिन थोथा चना बाजे घना भी होता है। मैंने थोथा चना भगा हुआ है इंडिया में, खा गए हैं उसको दीमक कीड़े, तो वो बहुत ज्यादा आवाज देता है। तो आज की दुनिया हमारी जो है, हम इसी परिस्थिति में, इसी वातावरण में जी रहे हैं कि बोलने के लिए बहुत है, समझाने के लिए बहुत है, और ज्ञान की कमी नहीं है, अनुभव की कमी किसी के पास नहीं है। कमी किस चीज की है? वो है आइंस्टीन के नियम के अनुसार जाने तो ये है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। लॉ ऑफ रिलेटिविटी ये हमारा ओरिजिनल वैदिक युग से चला आ रहा है। वो लॉ ऑफ रिलेटिविटी से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, और यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं, सब संतुलित रखता है। ये संतुलन और असंतुलन दो ही चीज है। असंतुलन है लॉ ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव गति के कारण। एक दूसरे की गति कैसे चल रहा, हमारा मन कैसे चल रहा, आपका मन कैसे चल रहा, और न हम आपके बिना रह सकते हैं, न आप हमारे बिना रह सकते हैं। सबको एक दूसरे की जीत है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को, जितने मनुष्य दुनिया में जन्मे हैं, सभी चेहरे से अलग हैं, विचार से अलग हैं, सोच से अलग है, कैपेसिटी से अलग है, लेकिन सब फिर भी माँ ने सबको एक बनाया। वो कैसे? कि सबको एक भगवान, एक आत्मा, भगवान के नाम पर, आत्मा के नाम पर, ब्रह्म चेतना के नाम पर, सब में एक ही तत्व को रखा। जो उस जिस शरीर को हमारा बनाया वो पंच तत्व मिली बना सकेगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये पांच तत्व ही आयुर्वेद के अनुसार हमारे पांच भूत हैं, पांच ये आधार हैं, जिसे हम लोग, ये पांच ही से सब कुछ बना है। और ये पांच भी सिर्फ पांच तन्मात्र से बने हैं, जो है क्षिति जल पावक गगन। ये तन्मात्र हैं, बहुत सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म नहीं। और उससे भी सूक्ष्म जो है एटम और परमाणु है, एटम है। जो एटम जो है वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सब भी कुछ, जो कुछ भी बना हुआ है, सब एटम से ही बना हुआ है। वो न्यूट्रल है और पॉजिट्रॉन, दो ही है इसमें, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब हुआ कि वो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का मतलब हुआ कि नेगेटिव है। पॉजिट्रॉन का मतलब है कि वो बैलेंस करता है ब्रह्म चेतना से, अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो। और इलेक्ट्रॉन है जो बैलेंस करता है उसके पॉजिट्रॉन के विरोध से। और ये दोनों आपस के गति से रोज नया नया इजाद करते हैं। आज हम काम कर रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो इसी का देन है कि ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी का यूज करते हैं, और उसी से हमारा इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्म हो रहा है। जहां हम गर्म सिलाकों से ऑपरेशन करते थे, ठीक करते थे, हनीमैन साहब के समय में उन्होंने उसको छोड़कर होम्योपैथिक का इजाद कर दिया। क्योंकि ये उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसके लिए सर्च किया, सर्च में भी उनको कुछ नहीं मिला। तो एक ही चीज तो उनको मिला था हनीमैन साहब को, वो था चिगायता, जिसको हम लोग चिगायता कहते हैं।
उस चिरायता को देखा कि सारी दुनिया के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी चिकित्सा के रहते, वो एक ऐसी दवाई थी जो मलेरिया का इलाज करती थी। वो कोई दवाई किसी भी साथ में किसी भी तरह से यूज किया, आज उसी का बहुत एडवांस रूप निकल गया है। ये रिसर्च का काम है। रिसर्च उसी को कहते हैं जो खोया उसको खोजा, जो खोया ही नहीं वो खोजा क्या। तो हमने सिर्फ खोया है और खोजना हम काम कर रहे हैं। और लेकिन हमारी माँ की शिक्षा है, उनका ये गुण है कि हमने ऐसा जन्म देकर दिया है कि कुछ खोया हुआ रहने नहीं दिया। सब कुछ हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारी चेतना में उसको इम्बेड करके ये शरीर धरती माँ को बनाकर दिया, धरती के पंच तत्वों को लेकर। इस तरह से हम किसी भी तरह से कम नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। और ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया। और आज विदेशी लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में मुश्किल यही है कि हम एक दूसरे से संवाद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपनी ही बात को दूसरे से जानना चाहते हैं। यहाँ पर मोक्ष की बात है, हमारे यहाँ मुक्ति की बात है। मुक्ति का मतलब है स्वतंत्र, हर एक आदमी स्वतंत्र है। हम कई भाई हैं, 3 भाई हैं, 10 भाई हैं, एक माँ के 100 भाई हमारे यहाँ हो चुके हैं, 100 पुत्र हो चुके हैं, 100 की अलग अलग विचारधारा रही है, फिर भी सब एक साथ रहे हैं। सबको भी एक ही बराबर हिस्सा माँ देकर जाती है, पिता का हिस्सा में आज भी बराबर हिस्सा मिलता है सबको। जी जी। ये हमारी संस्कृति है कि हम आध्यात्मिक जन्म के पहले से ही आध्यात्म है। क्योंकि जन्म के पहले से माँ ने इसको, पिता ने यह निश्चय किया था कि आध्यात्मिक मेरा बच्चा पूर्ण हो, सबसे श्रेष्ठ हो। कौन माँ नहीं चाहती है नहीं कहो। इसी कारण है कि कोई भी माँ ये बता दे कि उसको बेटी को जन्म देने में कष्ट हुआ, उससे कम कष्ट, उससे अधिक कष्ट कोई काम में है। फिर भी वो कभी क्या बच्चे को छोड़ी है, बच्चे को मारती है तो भी उसका आशीर्वाद होता है, वो प्यार से गले लगाती है तब भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद और श्राप में अंतर समय। समाज नेगेटिव है, इम्बैलेंस है, विपरीत है नियम के। आइंस्टीन के लॉ ऑफ रिलेटिविटी नियम से विपरीत जो चला वो विस्फोट हो गया, जान मार दिया। उसके समकक्ष चला, संतुलन में चला तो हमारे यहाँ एटॉमिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बड़का सोर्स है हिंदुस्तान के लिए। जी, नींद दिवस। तो इसलिए नींद का अब सवाल आता है कि नींद है क्या। नींद है दोनों के बीच में है। पहला स्वास्थ्य, जिसको भोजन पर डिपेंडेंट है, और दूसरा है संयम, नियम, हमको नियंत्रित रखना, कंट्रोल रखना, हर चीज पर कंट्रोल रखना होगा। हमारी इम्बैलेंस पर हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें तो हमको नियंत्रण रखना, संयम रखना जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। ये स्वास्थ्य और संयम के बीच में नींद आ गई कहाँ से? कि नींद के बिना नहीं होता है, सब कुछ ठीक है, नींद नहीं है तो सब बिगड़ गया, स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, खान पीन का रवैया भी बदल गया, लिखने पढ़ने वाले के लिखने पढ़ने में दिक्कत हो गई, लेखक के लिए भी प्रॉब्लम, साहित्यकार के लिए भी प्रॉब्लम, स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम। क्योंकि आज के युग में हम जो 2.5 रुपये की किताब से सीखा क्लिनिकल मेडिसिन, वो मेडिसिन सीखने के लिए आज के बच्चे को हमने दिया 500 रुपया की किताब, और आज उससे भी कई गुना महंगी हो गई होगी, 12 साल हो गया। तो इस तरह से
हमारा विज्ञान और ज्ञान रिसर्च के माध्यम से बढ़ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इसमें हमको घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आज के और पुराने युग का अंतर नहीं है, बल्कि उनके दोनों के बीच में खाई जोड़ने का शर्त है, वो है नींद। तो वो कौन सी नींद होनी चाहिए? नींद 3 तरह की है। पहली नींद है कि हम थक गए, शरीर से कमजोर हो गए, तो शरीर काम करना बंद कर दिया, तो सोना मुश्किल, मजबूरी हो जाती है। तो कौन ऐसा आदमी नहीं है इस दुनिया में जो कि बहुत कठिन परिश्रम नहीं करता है और अपनी जरूरत से ज़्यादा परिश्रम करके नींद लेता है और फिर रिकवरी हो जाती है। दूसरी नींद है कि आदमी सोता है नियम से। हम इतना 4 घंटा काम करते हैं, 2 घंटा सोते हैं, ये इतना काम करेंगे, 8 घंटा सोना चाहिए। ये आज के हमारे माहौल में निश्चय किया गया है कि 8 घंटा सोएं। और उस 8 घंटा की नींद के लिए हमारे मंडलेश्वर जी ने आध्यात्मिक तरीका बताया, टेक्नोलॉजी बताया, तो हमारे वैज्ञानिकों ने सोने के लिए बनाया। हमारे चिकित्सकों ने सोने के लिए औषधि कर दिया कि हम 1 टिकिया खाकर सो जाते हैं, 1 कप चाय पीकर हम ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से कम नहीं हैं, सब कोई पूर्ण भी हैं, अपूर्ण भी हैं। अपूर्ण है इसलिए कि हम लोग एक दूसरे से संपर्क से ही हो सकते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारा युग को माना। हमारे बुद्धदेव ने बुद्धि को प्रथम माना। बुद्धि से ही सब कुछ चेतना, और चेतना से ही सब कार्य इस दुनिया में हम लोग कर रहे हैं। हर आदमी चैतन्य है, हर आदमी एक दूसरे की जरूरत है, और इस जरूरत को हम नकार नहीं सकते हैं। नकारना ही इम्बैलेंस का कारण है और प्रॉब्लम की समस्या है। हम विज्ञान को, हम आध्यात्मिक में पुरुष हूँ तो मैं विज्ञान को दोष देता था, जब मैं वैज्ञानिक बना तो आध्यात्म को दोष देता था। ये दोनों लाइफ हमने जी कर देख ली है। डॉक्टर भी बनकर देखा, टीचर भी बनकर देखा, और आज जो है ये निश्चय हुआ कि सब सकारात्मक हैं। नकारा जो है इम्बैलेंस है, सकारा जो है नकारा ये प्रयोग करने की टेक्नोलॉजी है, निद्रा की टेक्नोलॉजी, उसे योग निद्रा का नाम दिया गया है। अब योग निद्रा क्या है वो जानिए। योग निद्रा है कि हम सोते हैं, जगे हुए भी हैं, चेतन हैं, लेकिन सोए हुए हैं। हमने विश्राम है, विश्राम वर्ड है, रेस्ट नहीं है हमारे यहाँ, विश्राम है। ये काम हम लोगों ने बिहार में देखा है। डॉक्टर कृष्ण सिंह को, जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बिहार मुख्यमंत्री कहते हैं ना, मुख्यमंत्री बिहार के थे, वो क्या करते थे? वो योग निद्रा के उदाहरण थे। उनको मैंने देखा, तब से मैं चिंता में था कि कैसे करते हैं। वो क्या करते थे? बातचीत मीटिंग में बैठे हुए हैं, चल रही है, मीटिंग को रोकते नहीं थे, बातचीत को रोकते नहीं थे, वो सीधे जो है स्लिप कर लेते थे। और वो उनकी नींद का क्या था? फिर उठे तो सीधे तो बोलते थे, फलाना तू है ये फलाना जगह ये बोल रहे ना, हाँ वहां के बाद का बोल रही से बतावा, ओकर बाद के बोल रहे से बतावा, सब बतावा। अब बताते बताते वो फिर नया सिरा से स्टार्ट होता था। इसी का नाम है योग निद्रा। तो ये योग निद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारी दोनों समस्या चल जाती है। लेकिन समस्या, हेल्थ की समस्या के लिए तो भोजन चाहिए, और इसकी समस्या दूर करने के लिए संयम चाहिए। नैतिक स्तर को बनाने रखने के लिए, ज्ञान विज्ञान को कंट्रोल रखने के लिए संयम चाहिए। और अब योग निद्रा हम कैसे करें? ये योग निद्रा आपको, मैं योग निद्रा का आह्वान करूंगा और आप सिर्फ सुनिएगा मेरे आह्वान से, और आप कहीं भी हो, जिस भी स्थिति में हो, करने के कई तरीके हैं। इनका
अब यहाँ पर मेरे पास साधन नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं चित्तक। आप मैं बता देता हूँ, शव निद्रा में, शव आसन में चले जाइए, सबसे बेस्ट है। और दूसरा है कि आप बैठे हुए स्ट्रेट बैठिए कुर्सी पर, दोनों पांव जमीन पर रखिए और आप कुल्ले आपके और ये ठेवने पैरेलल हो या फिर ठेवने नीचे हो। कुर्सी पर बैठे रहिए, चाहे किसी भी तरह सुखासन में बैठिए। इसका भी संभव नहीं है तो आपको जिस आसन में, जो आज जिस स्थिति में है, सुखासन मतलब जिस आसन में उनको मोस्ट कंफर्टेबल हो, जिसको उस आसन को सभी अपने अपने आसन को ग्रहण कर ले। और 2 मिनट, ये 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं है, अभ्यास का है ये। और आप खुद करके देखिए और उसके बाद आप, जब तक आप सबसे पहले अपने सांस को देखिए, सांस कैसे चल रही है। सांस अगर बाएं से चल रही है या दाहिने से चल रही है या दाएं और बाएं दोनों से किसी से नहीं चल रही है, लेकिन सांस चल रही है। तो ये जब किसी से सांस नहीं चले, उसी को सुषुम्ना नाम दिया था वैज्ञानिकों ने। आज सुषुम्ना नहीं जानते हैं हम लोग, लेकिन हमको सिर्फ नाक पर देखिए। आदमी अपने चेहरे को देख सकता है तो सिर्फ नाक की नोक को, इस नाक की नोक को आप देखिए और उसी से जब उस नाक की नोक को देखते हुए अपने सिर्फ आंखों से, अंतर आंखों से देखिएगा। आंखें बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा, मन बंद रहेगा, लेकिन आप सांस आपकी चलेगी और आप उसको देखिएगा। सांस अगर आपको चल रही है तो धीरे धीरे जब तक सांस को चलने दीजिए जबकि सांस नगाए से बाएं से दोनों से समान चलने लगे। जब ये आपने देख लिया तो ओम कहिए, हो गया एक स्टेज पास। दूसरे स्टेज में आप अपनी सांस को देखिए कि सांस लेते समय पेट फूल रहा है, माने नाभि ऊपर उठ रही है। सांस छोड़ते समय पेट कटोरा बन रहा। ये आपका ये अभ्यास 1 मिनट लगे, आधा मिनट लगे, ये पूरा हो गया। एक क्षण में भी हो सकता है। ये जब ये पूरा हो गया तो दूसरा ओम बोलिए, तीसरा अभी शुरू करेंगे तब। हाँ, तीसरा साधन होगा, तीसरा स्टेज होगा कि अब आप जो है आंखें बंद करके मौन रहिए और सिर्फ जो है देखिए सबसे पहले अपने शरीर को। आपका शरीर कैसा कंफर्टेबल फील करगा आप फील करेंगे पोस्चर में कि उसके बाद आप अपनी रीढ़ को देखिए। आपके सांस लेते ही आप सीधे रहिएगा, इलास्टिक स्प्रिंग की तरह आपका देख पीठ से खींचा जाएगा। खुद आप फील कीजिएगा, खींचा जाएगा। आप और तुरंत सांस छोड़िएगा तो वो वापस जो कहते हो जाएगा। तो स्प्रिंग के तरह आपका समूचा बॉडी शरीर जाएगा। खड़े होंगे तो समूचा शरीर होगा, बैठे होंगे तो स्पाइन को देखिएगा आप। इस तरह से आप स्वयं अनुभव कीजिए। ये किसी को करने से कहने से की चीज नहीं है, आप में कोई कम नहीं है, ये पहले आप अपने खुद को मानिए। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों के जो गेस्ट हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, और आप जानते हैं नरेश चावला जी का मैं बता दूं, नरेश चावला जी हम लोगों के बीच कीनोट स्पीकर के रूप में जुड़े हुए हैं। और सबसे अंत में उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मेडिको सोशल एक्टिविस्ट हैं और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी फॉर्मर हैं
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर से। सबकी अपनी अपनी समय होती है। डॉक्टर नरेश चावला जी 11 बजे जुड़ चुके थे और तब से लेकर अभी पौने 2 बजे तक वो उपस्थित हैं एज ए की नोट स्पीकर। हालांकि बीच में मुझे बुलाना चाहिए था उन्हें, लेकिन मुझे लगा कि जो हम लोगों की जो समस्या है, जो नींद की समस्या है, उसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए हम लोग कैसे वो करें। हम लोगों के बीच मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे भी, क्योंकि अब जो आ गया है कि मेडिकल किस तरह से इसमें मदद कर सकता है, तो मैं डॉक्टर नरेश चावला जी को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा और मैं सादर आमंत्रित करूंगा आरजेएस पीबीएच के विश्व नींद दिवस पर 530वें कार्यक्रम में। स्वागत है डॉक्टर नरेश चावला जी। आरजेएस टीम और पर्टिकुलरली हमारे उदय मन्ना जी जो इस प्रोग्राम के संयोजक भी हैं, और मेरे कई सीनियर्स ने, जो वक्ताओं ने बहुत अच्छा अपना ट्रेडिशनल बुद्धिमत्ता का अपना मत दिया है, जनरल लाइफ के बारे में भी, हिंदुस्तान के बारे में भी और नींद के बारे में भी। जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे मालूम है कि समय का रहेगा, किल्लत रहेगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में जो नींद यानी कि स्लीप का एक मेडिकल या क्लिनिकल मत है। नींद कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक्चुअली स्पीकिंग 24 घंटे में हर इंसान को 8 घंटे एक कंटिन्यूअस स्लीप, चाहे वो छोटा बच्चा जो 15, 16, 18, 20 घंटे सोता है, ये बूढ़ा आदमी उसको लगता है मैं सोता ही नहीं, क्योंकि वो दिन में कई बार ऊँघ लेते हैं। एक स्वस्थ नौजवान के लिए जो एनीथिंग बिटवीन 16, 18 से 50, 60, 65 तक हम कहेंगे, एक आदमी को 8 घंटे स्लीप जरूर मिलनी चाहिए। मुझे मन्ना जी ने कहा था कि मैं उसके सॉल्यूशंस बताऊं, तो पहले मैं सॉल्यूशन की बात करूं, उससे पहले मैं बताऊंगा कि हमारी नींद कम क्यों हो गई है। नींद कम इसलिए हो गई है कि जो ये शहरी जीवन है, ये चारों तरफ तनावों से तो भरा ही भरा हुआ है। मेरे पास टाइम ही नहीं है नींद के लिए। मैं समझता हूँ मेरा शरीर 24 घंटे काम करे तो अच्छी बात है। जो गुड़गांव के जो कॉल सेंटर्स हैं, जो ओवरनाइट सेंटर्स हैं, जो रात भर मुझसे काम करवाते हैं, वो नींद की क्या सोचेंगे। एक बिजी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है जिसको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, इतना काम करके दिखाना है, इतना काम करके दिखाना है, वो क्या करता है, कॉफी पीता रहता है, सिगरेट दारू पी लेता है, वो काम करता रहता है। क्यों? वो फंसा हुआ है जिंदगी की ऐसी होड़ में जिससे इंसान बाहर नहीं निकल सकता। हम जितना मर्जी कह लें, इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ, मैं खुद, हम कहते हैं स्क्रीन टाइम कम करो जी। स्क्रीन टाइम पैदा होता बच्चा लेके तब से स्क्रीन टाइम शुरू होता है। वो मुझे अच्छी तरह याद है, जब कोरोना आया था तो स्कूल की क्लासेस भी स्क्रीन पे शुरू हो गई थी। हम अक्सर कई देशों में, आपको बता दूं मन्ना जी कि बकायदा मोबाइल को छोटे बच्चे 14 साल तक के बच्चे को बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी, एक दो देशों में भी, हिंदुस्तान में भी मांग चल रही है कि स्क्रीन टाइम कम करो, उससे सोशल मीडिया भी कम हो, जिसका कि अनड्यू असर ना आए। सोशल मीडिया हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे अच्छा असर तो जो करेगा सो करेगा, बुरा असर बहुत ज्यादा कर रहा है। तो मैं अभी कंसंट्रेट करूंगा नींद पे। नींद हमें, मैं समझता हूँ, बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों जरूरी चीज है? वो हमारे लिए रिचार्ज की तरह है। जैसे अगर हम किसी चीज को, किसी बैटरी को रिचार्ज नहीं करते, किसी मोबाइल को रिचार्ज नहीं करते, तो वो फेल होना शुरू हो जाता है। वैसे ही नींद मेरे डेली रिचार्ज के लिए चाहिए। उससे मेरे बॉडी का रिपेयर होता है। मेरे जो ब्रेन के जो प्रोसेसेस है, जो ब्रेन प्रोसेसिंग करता है, जैसे कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर का सीपीयू हो, उसको जो प्रोग्राम को स्टॉप करता है, उसके लिए जरूरी है। हमारी याददाश्त के लिए जरूरी है। हमारी जो फिजिकल रिपेयर्स है, फिजिकल रिपेयर का मतलब मैं रोज चलता हूँ, फिरता हूँ, मेरे हाजमा ठीक चल रहा है, मेरा भोजन ठीक खाया जा रहा है, मैं हगता हूँ, मैं यूरिनेशन करता हूँ। इस सब प्रोसेस के लिए जो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, उनको रिपेयर करने के लिए मुझे नींद चाहिए। तब क्या होता है, मेरा दिमाग बंद हो जाता है,
मेरा शरीर आराम में चला जाता है। जैसे कि योगा में हम सिखाते हैं, भाई आप ऐसा आसन कीजिएगा बिल्कुल आराम से, जैसे कि आप सोच बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल आराम से वैसा होइएगा। मेमोरी को हमें कंसोलिडेट करना है। हम कहते हैं ना कि अगर तुम अच्छा नहीं सोच पा रहे, स्लीप ओवर इट। स्लीप ओवर का मतलब इस सोच को लेकर सो जाओ, आप उठोगे तो आपको हल निकल जाएगा। तो ये सब चीजें इतनी जरूरी हैं। और अच्छे से पूछा जाए मुझसे तो बायोकेमिकल प्रोसेस में हमारे शरीर को चलाते हैं हमारे हार्मोन्स। हमारे हार्मोन रेगुलेशन के लिए स्लीप बहुत ही जरूरी है। मानिएगा जनाब, अगर स्लीप ना हो तो हम शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अक्सर मैंने देखा है बूढ़े लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब रात को नींद मुझे आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल से आफ्टर 60-70 इयर्स अगर रिटायर हो चुके होते हैं, वो दिन में कई बार ऊँघ लेते हैं, उनका नींद का कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन मैं उस नींद की बात नहीं कर रहा हूँ जो बूढ़ा आदमी शिकायत कर रहा है। मैं उस नींद की बात कर रहा हूँ जो एक जवान मिडिल एज इंसान को चाहिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छी तरह चलाने के लिए। अब मैं उन बातों को करूंगा आज के। मैं आपको बता दूं बन्ना जी, हजारों लाखों लोग हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर नींद की गोली दे दो ताकि मैं आराम से सो जाऊं। एक औरत कहेगी, एक औरत जो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस रहती है, एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ, डॉक्टर कुछ ऐसी गोली लिख दो इससे मैं अच्छे से सो जाऊं, मैं एक बार नींद अच्छी आ जाएगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैं कहता हूं नहीं भाई नहीं, तुझे नींद की जरूरत नहीं है। तो हजारों लाखों लोग, लाखों क्या करोड़ों लोग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, न केवल हिंदुस्तान में, हिप्नोटिक्स, नींद की दवाइयां, ज़ोलप्रिडम नाम जो सॉल्ट होता है इतना ज्यादा यूज होता है, जिसमें कि आपने देखा होगा ज़ोलफ्रेश नाम से गोलियां आती हैं, लोग खाते ही रहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कभी नींद आ जाती है कभी नहीं आती है। इसके अलावा एंग्जियोलिटिक्स, जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी की दवाइयां, एल्प्रेक्स नाम की गोलियां, मैं कहता हूँ इतनी ज्यादा चल रही हैं क्योंकि इंसान चाहता है कि मेरी सोच तो वही रहे, नींद अपने आप आ जाए। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। पीपल रिजोर्ट टू अल्कोहल आल्सो, पीपल रिजोर्ट टू ड्रग्स आल्सो। मैं इन सब चीजों का सेवन का टोटल खंडन करता हूँ। नींद के लिए हमें दवाई की जरूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए। आप कहेंगे अगर डॉक्टर चावला आप कह रहे हैं नींद के लिए दवाई की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो हमें अच्छी नींद कैसे पाएं? कैसे हम अपने पूरे शरीर को, मन्ना जी इसको कहते हैं रिजुविनेट करना, मुझे अपने शरीर को ताजा करना है, एक अच्छी नींद आ जाए बिना किसी रुकावट के, ब्रेक के और बिना किसी दवा के। इससे बड़ी चीज मानव जीवन में है, इससे बड़ी नियामत नहीं हो सकती। अब मैं वो बातें करूंगा जिससे हम एक शहरी जीवन में, एक बिजी आदमी जो बहुत प्रोग्रेसिव है, आपने देखा होगा इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक ए क्लास पर्सनैलिटीज होती हैं जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, अचीव ज्यादा करना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कमाई ज्यादा करना चाहते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं कर पाते। एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो संतोषी किस्म के होते हैं। संतोषी किस्म का मतलब आराम से कम खा के खुश हैं, कम कमा के खुश हैं, शांत रहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। तो जो हमें ज्यादा अच्छी नींद की जरूरत होती है वो एक टाइप पर्सनैलिटीज में होती है जो बेचैन रहते हैं। तो अगले कुछ मिनट्स में मैं वो सीधी बातें करूंगा जिससे मैं प्रमोट करूंगा, इंग्लिश में कहा जाएगा हाउ टू प्रमोट गुड स्लीप। सबसे जरूरी कि अपना स्लीप का शेड्यूल फिक्स रखिएगा। दुनिया इधर से उधर चाहिए, बरसों से हम कहते आए हैं अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू गेट अप, लेकिन ये हो नहीं पाता है। शहरी जीवन में अगर आप सड़कों पे देखो, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में और दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, आप देखेंगे रात के 12-1 बजे भी गाड़ियां ऐसे चल रही होती हैं जैसे कि रात हुई नहीं है। गलत है। ये सब शहरी जीवन की जरूरतें हैं जिन हमें इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। हर इंसान एक अलग इंसान है, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से वो कर सकता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने डॉक्टरी प्रैक्टिस आज से 45 साल पहले शुरू की थी, मुझे एक रात को 5-5 बार जागना पड़ता था। पेशेंट ने 11 बजे जगा दिया, फिर 1 बजे भी जगा दिया, फिर 3 बजे भी जगा दिया, फिर 5 बजे जगा दिया। तो मेरी बीवी कहती थी डॉक्टर साहब बड़ी महानते आप जागे जाते हो। मैंने कहा मैं मरीज को सिर्फ देखता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे मैं जागा ही नहीं। यानी कि अपने दिमाग को
खाली रखना बहुत जरूरी है। जो लोग नींद नहीं कर पाते, उनके दिमाग की जो सोच का साइकिल है ना, वो सोच का साइकिल बंद ही नहीं होता, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो अपने नींद का टाइम फिक्स रखिएगा। ठीक है जी, मुझे 10 बजे सोना है तो मैं 10 से सुबह 6 तक सोना है, मैं सोऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप 11, 11:30, 12 सो सकते हैं, उस हिसाब से अपना टाइम निकालिएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा जब नींद करनी हो तो अपने जो आसपास का जो रूटीन फिक्स होना चाहिए। मैं इतने बजे खाना खाऊंगा जी, उसके बाद इतने बजे मैं वॉक करूंगा जी, इतने बजे हम बिस्तर में जाऊंगा। ये नहीं, मैंने हजारों लाखों लोग देखे हैं, रोटी वहीं खाई, बीवी बत्ती उठाती रहेगी, बंदा वहीं का भी पड़ गया। गलत, गलत। तीसरा, जो स्क्रीन टाइम, मैंने हजारों लाखों लोग देखे हैं, पर्टिकुलरली बच्चे। मन्ना जी, बच्चे, माँ कहती है डॉक्टर साहब पढ़ाई तो दिन भर करता नहीं है, लेकिन रात को 3 बजे तक भी ये फेसबुक पे लगा रहता है। अब क्या कहा जाए? जैसा कि मैंने पहले कहा, जो सोशल मीडिया है हमारी जिंदगी में इस बेकदर घुस गया है, हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहा। मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से भी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ऑल ओवर द इंडिया लोगों को अपील है, छोटे बच्चे को सेलफोन मत, छोटे बच्चे को जबरदस्ती टीवी मत दिखाओ, शुरू से इसको दूर रखो, उसकी आदत नहीं पड़ेगी उसको। तीसरा होता है कि जो जहां आप सोने जा रहे हो वहां कंफर्टेबल हो, वहां ब्राइट लाइट ना हो, वहां शोर शराबा ना हो रहा हो, वहां इधर उधर लोग बात ना कर रहे हो, हल्का सा लाइट हो, बहुत ही मध्यम लाइट हो, या अंधेरा हो तो ज्यादा अच्छी बात है। सबसे पहली बात मैं आपको बता ही चुका हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि रात के टाइम पर्टिकुलरली जो भी ड्रिंक्स लाइक कॉफी टाइप है, चाय टाइप है, इनको अवॉइड कीजिएगा। खाना एक बारी में ज्यादा मत खाइएगा। मन्ना जी, दुनिया कहती आई है कि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, लंच थोड़ा कम होना चाहिए, आपका डिनर तो बहुत ही कम होना चाहिए। लेकिन मेरे देश में, हमारे हिंदुस्तान में जस्ट रिवर्स है। लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते और रात को छक्के खाते हैं, और फिर चलते भी नहीं है, पोस्ट डिनर वॉक नहीं लेते, और फिर कहते हैं डॉक्टर नींद नहीं आई, मेरा पेट फूल गया, मेरा ये हो गया। तो आपके इस टॉक के प्लेटफॉर्म के उससे मैं लोगों को एक गुड लिविंग, इन शब्दों को मैं कहता हूँ टेनट्स ऑफ गुड लिविंग। टेनट्स ऑफ गुड लिविंग 5। सबसे पहला, एक 60 साल का आदमी कम से कम 3-3.5 लीटर इस मौसम में पानी जरूर दीजिए। अपना पेट आपका साफ होना चाहिए। आपका पेट साफ नहीं है तो आपको लगेगा मेरा पेट हैवी है, पेट हैवी है। गेट यूज्ड टू बी टेकिंग फ्रूट्स, पपाया टाइप फ्रूट्स लो, अमरूद टाइप फ्रूट्स लो, इससे आपकी मोशन क्लियर होती है। सैलड ज्यादा खाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मन्ना जी, जब जब हमारी उम्र बढ़ती आई है, इफ देयर इज वन थिंग जो मैं बढ़ती हुए के लोगों को सुझाव दे सकता हूँ, चलते फिरते रहिएगा। 10-12 हजार कदम, मैं खुद 67 का हूँ, मैं 15,000 कदम डेली चलता हूँ। जितनी आपकी क्षमता है, आपको कोई दिल का रोग नहीं है, कोई दूसरा रोग नहीं है, तो आप चल सकते हैं। उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आप थोड़ा थकते हैं, आपको नींद अच्छी आती है। इसके अलावा मैं एक बात को बहुत ही स्ट्रांगली कहना पसंद करूंगा, whenever you go to sleep, उस टाइम अपनी कोई सोच लेके मत जाइए। याद रखिएगा मन्ना जी, मेरा ये कहना सोच लेके ना जाइएगा बड़ा आसान है। आम आदमी कहेगा डॉक्टर साहब चारों तरफ मैं चिंताओं से घिरा हूं, मुझे ये कर्ज देना है, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे अपनी सोच को फ्री करूं? तो इन थॉट्स को, इन सोचों को जब सोने जाओ तो अपने दिमाग से एक बार बाहर निकाल दो। अपनी सांस को, सांस की आवाज को सुनो, ऐसे आराम से, जैसे धीरे धीरे, जैसे कोई योगा कर रहे हो, कोई शवासन कर रहे हो, आराम से आवाज को सुनो। मैं कहता हूं 2 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आ जाए। लेकिन जो भी आपकी दिन भर की सोच की जो सोचें हैं, उनको सख्ती से बाहर निकालिएगा। एक चीज और, एक बार आप इनको जो ना नींद आए, उसको आम जुबान में इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया, इंसान 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अपने बिस्तर में करवट बदलता रहता है, लेकिन निकलता नहीं। अगर आप गलती से इंसोम्निया के शिकार बन भी गए हैं तो आपको नींद नहीं आ रही, आप उठ के बैठ जाइए, बाहर आ जाइएगा, कोई किताब पढ़ लीजिएगा, कोई वॉक कर लीजिएगा। आधे पौने घंटे बाद आप दोबारा उसी बिस्तर में जाइएगा, अपने दिमाग को खाली कीजिएगा,
दोबारा सुनने की कोशिश करिएगा। इसको हम हमारी डॉक्टरी में कहा जाता है स्लीप हाइजीन, यानी कि अच्छी स्लीप के लिए हाइजीन यानी कि अच्छी आदतों को हम अपनाते हैं तो हम डेफिनेटली अच्छी नींद पा सकते हैं। मेरे कहने से दुनिया नहीं बदल जाएगी, मेरे कहने से कोई इंसान नहीं बदल जाएगा। तो मैंने कुछ विधियां बताई हैं, कुछ विधान वाली बातें बताई हैं, कुछ मेथड्स बताई हैं जिससे आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। जो मैंने सबसे पहले बोला, अपने डाइट को हैवी न रखिएगा, रात को स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स मत लीजिएगा इंक्लूडिंग टी कॉफी। मैंने हजारों लाखों लोग देखे हैं जो रात को दूध पी के सो के पीने को आदत पड़ती है। मैं इसको बुरा नहीं मानता, इट्स ए हैबिट, दे शुड डू इट, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब जब आप बिस्तर पे जाइएगा तो कुछ ऐसी सोच में लेकर जाइएगा कि मैं ये सोचूंगा ना। अपनी दिमाग से विलफुली टोटल दिमाग को खाली कर दो, अपनी सांस की अपनी ब्रीदिंग को सुनना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ 3 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आ जाए। मैंने ऐसे तो क्या करूं मैं, उनको फिर मैं ये सुझाव देता हूँ, ये जो सिंपल सुझाव मैंने जो भी दिए हैं वो सुझाव अगर दिए जाए तो नींद भी आएगी। नींद इज नॉट समथिंग जो एक दिन की चीज है, नींद एक नियमित रोज की चीज है। आप इस विधि विधान को अपनाइएगा, वॉक करिएगा, पोस्ट डिनर वॉक कीजिएगा, टाइम फिक्स कीजिएगा, स्क्रीन को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, मन को शांत रखिएगा। ऐसा आप करते हैं तो मन्ना जी मैं दावे यकीन से कहते हूँ इस वर्ल्ड स्लीप डे पे मैंने सोचा वो भी ऐसे सिमिलर प्रोग्राम टीवी में दिए हैं तो सब लोग बड़े खुश थे। अक्सर हमने ये चीज अपनाई है, वो हमें फायदा भी हुआ है, लेकिन ये फायदा एक दिन का नहीं है, ये नियमित रूप से बार बार हमें करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को वर्ल्ड स्लीप डे पे मेरी शुभकामनाएं भी। हम सब अच्छा सोएंगे, अच्छा जिंदगी प्लान करेंगे, तभी हम खुद स्वस्थ होंगे, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। एक चीज और, अगर मुझे कल एग्जाम देना है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी है, तो मैं कहता हूँ चाहे आप 15 घंटे पढ़ चुके हो या चाहे 10 घंटे पढ़ चुके हो, अगर आप अच्छी नींद करके जाएंगे तो अगले दिन आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो दिमाग में हमारे ब्रेन सेल्स हैं, वो में कनेक्शंस बेहतर हो जाते हैं, हमारी याददाश्त बेहतर हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती है। तो इस सोच के साथ मैं कम शब्दों में अपना ये भाषण बंद करता हूँ और सबको कहता हूँ जो मैंने कहा है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बेटर लगेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू आपको। बहुत ही टेक्निकल भाषा में आपने जीवन शैली को बदलने की कामना की है और ये बहुत ज़रूरी है। आरजेएस पीबीएच ने इसीलिए नींद दिवस मनाने का निर्णय लिया और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जैसे कि वर्ल्ड थिएटर डे, उस पर भी कार्यक्रम करेंगे हम लोग। कनॉट प्लेस में सकारात्मक संवाद फिजिकल बैठक जो है, फिजिकल वर्चुअल दोनों ही होगा और उसको करेंगे हम लोग। 9 संवत्सर भी मनाएंगे, यानी कि जो नया साल, वैसे तो हिंदू नववर्ष कहा जाता है लेकिन उसको अगर देखा जाए तो भारत में संख्या ज़्यादा है हिंदुओं की, और हम लोग नए साल को भी मनाते हैं, यानी अंग्रेजी नववर्ष भी और भारत का नया साल जो है 9 संवत्सर, युगादि, कई तरह के गुड़ी पड़वा, सभी पर्व आ रहे हैं तो उसको भी हम लोग मनाएंगे। 19 मार्च से शुरू हो रहा है ये। अब जो है, अब इसका समापन करेंगे हम लोग और हम लोगों के बीच में मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर एनेस्थेसिया के स्वयं डॉक्टर हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो एनेस्थेसिया देना ज़रूरी होता है और उनको मैं आमंत्रित करूंगा। ये जो पुस्तक है, आप जानते हैं आज के कार्यक्रम में आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और आप जी, किशोर झुनझुनवाला जी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और ये ग्रंथ 6 है जो रिलीज हुई थी। आप जानते हैं कि हम लोगों का साल में 2 किताबें आती हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव की, अब अमृत काल में जन भागीदारी की, लगभग 180 पेज की किताब है ये और इसमें पूरे 6 महीने की गतिविधियां होती हैं। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस की पूरी गतिविधियों का लेखा जोखा इसमें
दस्तावेज के रूप में हम लोग निर्णय करते हैं। मुन्नी कुमारी आप आ जाइए। मुन्नी कुमारी जो है टीफा की आज जो है सदस्य बनी है, यानी अगस्त में इनका रोल होगा। ये दिल्ली कार्यक्रम में भी आई थी और यही हम लोगों का एक परिवार है जो दस्तावेज तैयार कर रहा है। इसमें आप देखें कि आज के जो साधक ओम प्रकाश जी ने न केवल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, यहाँ देखिए वैभव भारद्वाज जी जो है वो भी उपस्थित रहे हैं। साधक ओम प्रकाश जी ने प्रोग्राम किया था 6 सेक्रेड बैथ एंड कल्पवास ड्यूरिंग प्रयागराज माघ मेला। अगर आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया है तो 1 पेज आपको दिया जाता है। वैसे तो ये 2 पेज भी है, मतलब 3 पेज में है। और जितने पार्टिसिपेंट हैं देखिए आप, माघ मेला का ये जो है ना 3 पेज में दिया गया है। साधक ओम प्रकाश जी का कार्यक्रम था। साधक ओम प्रकाश जी ने इसके अलावा जो है देखिए हैबिटेट सेंटर में हम लोगों ने ये नया साल मनाया था। नया साल का ये फोटो है। वहाँ पे संकल्प वर्ष घोषित किया गया था। ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर, जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे खास बात है कि पॉजिटिव मीडिया डायलॉग, और जो हम लोग देखिए इंडिया ये प्रगति मैदान का है जहाँ पे इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का ये हम लोग वहाँ पे मीडिया सेंटर में पहला दिल्ली का संस्थान है जो वहाँ पे जो कार्यक्रम करते हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर के ये ऑफिसर्स यहाँ साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, साधक ओम प्रकाश जी का ये भी कार्यक्रम आ गया। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का आधार है। तो हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन जो है, तो हाँ ठीक, ये देखिए शकुंतला देवी जी है ना, ये सह आयोजक में साधक ओम प्रकाश जी। यहाँ सबसे खास बात जो साधक ओम प्रकाश जी की है, उन्होंने ये वीडियो संदेश के रूप में छठ पूजा 5 दिवसीय जो पर्व होता है दीपावली का, दीप पर्व, हर एक दिन छठ पूजा तक, दीपावली से लेकर छठ पूजा तक का वीडियो आप देखिए। यहाँ पे ये सारा जो है ना, ये साधक ओम प्रकाश जी का प्रोग्राम जो है वो किया गया है और इसमें डॉक्यूमेंटेशन। अब ये किताबें जो है ना अब सेवा तीर्थ को जा रही हैं। तो ये देखिए दीपावली में यहाँ साधक ओम प्रकाश जी का फोटो लगा हुआ है और भाई दूज का फोटो है, गोवर्धन पूजा का। अब संस्कारों की बात करते हैं। अब संस्कार इस माध्यम से भी अगर बच्चे के हाथ में किताब जाएगी तो वो देखेगा गोवर्धन पूजा, इसमें फोटो देखेगा, उसमें ये देखेगा महाछठ पर्व, वहां पे देखेगा यहाँ पे दीपावली, भाई दूज, उसके बारे में वो जानकारी। और यूट्यूब पे सारा जो है ये उपलब्ध है, भगवान धन्वंतरी के बारे में। तो संस्कार देने के लिए ये प्रिंट में है। और जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आप धन्वंतरी जयंती लिख दीजिए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया दीपावली लिख दीजिए, जितने भी कार्यक्रम बने हुए हैं साधक, आप केवल साधक ओम प्रकाश लिख दीजिए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया साधक ओम प्रकाश। आपको बड़ा ताजुब होगा कि चाहे एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपको ये डिजिटली उनकी आवाज आपको सुनने को मिल जाएगी। तो मैं ये प्रदान कर रहा हूं किशोर झुनझुनवाला जी को, जो कि मेदांता के मेडिकल केयर के क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर हैं। तो ये किताब प्रदान करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि पटना में निश्चित रूप से सब जगह जो है ये किशोर जी और साधक ओम प्रकाश जी इसको बताएंगे, लोगों को पॉजिटिव आंदोलन के बारे में बताएंगे। और अब धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी। सभी उपस्थित गणमान्य लोग और हमारे की नोट स्पीकर डॉक्टर चावला, सभी लोगों ने चीज़ों को बहुत अच्छे से कहा। आपने कहा कि स्लीप हाइजीन के बारे में बात की और जो स्लीप हाइजीन है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, आपने सारी बिंदुओं के बारे में कहा। डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने कहा, पिताजी ने योग निद्रा के बारे में। मैं तो क्रिटिकल केयर में प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे पता है कि कैसी डिस्टर्ब स्लीप होती है डॉक्टर की। आपने भी कहा है, डॉक्टर उमेश चावला सर जी आपने भी कहा। तो नींद के लिए दोनों तरीके हैं। कुछ लोगों के लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सुनते हैं, जैसे अर्जुन के बारे में कि गुडाकेश थे। अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में सुनते हैं, नरेंद्र मोदी जी की 2 से 3 घंटे ही आराम लेते हैं। उस 2 से 3 घंटे में वो इतने ऊर्जावान होते हैं कि 24 घंटे काम कर पाते हैं।
लेनिन के बारे में हम जानते हैं कि जब लेनिन थे तो मुश्किल से बहुत ही कम, शायद कोई परेशानी थी या क्या था, 1 से 2 घंटे ही वो नींद करते थे और बाकी 22 घंटे काफी प्रोडक्टिव थे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल हैं। और जो अमूमन अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8-8 घंटे की जो शैली है, जो स्लीप हाइजीन की सर आपने बात की है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन चीजों का हम अनुकरण करते हैं तो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ भारत, एक स्वस्थ राष्ट्र और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना उस पर बेस्ड है। अच्छा नींद, अच्छी स्लीप हाइजीन, और यदि नींद नहीं ले पाते हैं तो योग निद्रा। योग निद्रा मैं कहता हूं बहुत बार आप थके रहते हैं, और एक पावर नैप भी कहता है यदि इन बिटवीन आपने पावर नैप लिया तो 5 मिनट में आप रिजुवनेट हो जाते हैं। तो वो एक योग निद्रा एक महत्वपूर्ण चीज है, उसको भी आप उसकी साधना करें। और निश्चित तौर पे बहुत बार जब आप नींद नहीं ले पाएंगे तो ये 2 या 5 मिनट का जो ब्रेक होगा वो आपको फिर से रिजुवनेट करेगा, आपके अंदर नई ऊर्जा डालेगा। इसी के साथ आज सभा में सब लोग आए, जो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हैं और जो वर्चुअली जुड़े हुए लोग हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे आज उपस्थित होने के लिए। उदय मन्ना जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इतने अच्छे मुद्दे को उठाया और ये लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद आपका। और इसके साथ टेक्निकल टीम का धन्यवाद, सोशल मीडिया और क्रिएटिव टीम का धन्यवाद कि आप लोगों ने बियॉन्ड हम लोगों का जो समय होता है 1:10 हो रहे हैं, यानी ये कार्यक्रम जो है अब संपन्न किया जाता है। 11 बजे से हम लोग बैठे हुए थे और आप सब जुड़े, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल टीम का धन्यवाद, और सकारात्मक सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कर दिया जाएगा। ये कार्यक्रम साधक ओम प्रकाश जी ने पटना से को ऑर्गेनाइज किया। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।